हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1221। भले ही उसने उसकी आवाज के जरिए दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि कर ली थी, फिर भी मियाँ ने विस्मय में पूछा, क्या क्या तुम फर्गस हो? फर्गस, ट्रूमैन और उसके भाई भयभीत थे। बहुत समय पहले की बात नहीं है। रॉयल रीजन में हर कोई कहता था कि फर्गस ने रॉयल रीजन की सभी युवा पीढ़ियों को दबा दिया और कैलिस्टो परिवार का प्रमुख बनने के लिए सभी को पीछे छोड़ दिया। क्या ये वही है? 8 प्रमुख परिवारों में से दूसरे परिवार का प्रमुख यहाँ है और वह मियाँ से इस लहजे में बात कर रहा है। ये सही नहीं लग रहा है। हाँ, मियाँ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी मुझे याद रखोगी। मैंने तुम्हारे साथ व्यर्थ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सदमे में हो? तुम्हारे दिमाग में मुझे अपनी बाकी की जिंदगी मौत के दरवाजे पर संघर्ष करते हुए बिस्तर पर बितानी चाहिए थी, है ना? फर्गस पागलों की तरह हंसा। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसे सांग्रुल के किंग मो के खुद को न दिखाने के आदेश के खिलाफ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक फर्गस को लगा कि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ बिना किसी का पता चले साहिल और उसके लोगों को आसानी से मार सकता है। यही कारण था कि उसने ऐसा करने की हिम्मत की। ब्लू स्टार सिर्फ एक छोटा और अगोचर ग्रह था। उसे बस थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत थी। यदि वे स्टेट बैंक्वेट के अंत के बाद फिर से गायब हो गए तो वह साहिल और मिया को कहाँ ढूंढेगा? फर्गस साहिल को फिर से भागने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि साहिल और मिया को कोई अंदाजा नहीं होगा कि वह ठीक हो गया है और परिवार का प्रमुख बन गया है। यदि नहीं, तो वह सामने नहीं आता। यदि उसे और भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा तो मिया और साहिल को पता चल जाएगा और वे जो हुआ उसे जानकर चले जाएंगे। इसलिए फर्गस खबर मिलते ही तुरंत वहां आ गया। फर्गस, तुम जानते हो कि तुम तब मेरे साथ अच्छे क्यों थे? मैं भाग्यशाली थी कि मैं साहिल से मिली। यदि वह न होता तो मुझे तुम्हारा पर्दाफाश करने का मौका कभी नहीं मिलता। चूंकि तुम पहले ही ठीक हो चुके हो, इसलिए तुम्हें आभारी होना चाहिए और हमें बस अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाना चाहिए। यदि नहीं, तो साहिल तुम्हें फिर से अपंग कर देगा। यदि वह इसे एक बार कर सकता है तो वह इसे 2 बार भी कर सकता है, मियाँ ने ठंडे स्वर में कहा। जब साहिल ने मियाँ में अपनी विचारधारा भर दी और उसने देखा कि साहिल क्या करने में सक्षम है, तो वह अब उन बड़े लोगों से मिलने पर विनम्र नहीं रही जिन्हें वह फर्गस की तरह सम्मान से देखती थी। ठीक वैसा ही जैसा साहिल ने कहा था। चूंकि उसने उसके साथ रहने का फैसला किया है, इसलिए उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वह मुझे एक बार अपंग कर सकता है तो वह मुझे फिर से अपंग कर सकता है। मिया, तुम कुछ और ही हो। तुम अब इतनी आश्वस्त हो क्योंकि तुम्हारे पास समर्थन है। मैं देखना चाहूंगा कि साहिल मुझे अपंग करेगा या मैं उसे अपंग करूंगा। भले ही फर्गस हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज बर्फीली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक से आए हो। कॉनकॉर्ड परिवार के सदस्यों को अपनी रीढ़ में कंपन महसूस हुआ और वे कांप उठे। फर्गस, मैं तुम्हें अभी चले जाने की सलाह देती हूँ। यदि नहीं, तो साहिल के वापस आने के बाद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मियाँ ने आग्रह किया। जितनी कम परेशानी हो उतना अच्छा। वह साहिल के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब वह फर्गस द्वारा उससे नफरत करने का कारण थी। इसके अलावा चूंकि फर्गस इस बार एक गैलेक्सी वॉरशिप के साथ आया था, इसलिए उसके पीछे समर्थन जरूर होगा। मिया, बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें तुम्हारी ही करनी का स्वाद चखाना चाहता हूँ। मैं साहिल को तुम्हारे सामने अपंग कर दूंगा, और यह सिर्फ साहिल ही नहीं होगा, मैं तुम्हारे शुरुआती फैसले के कारण तुम्हारे पूरे परिवार का भी सफाया कर दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अपने फैसले पर पछताओगी जब तुम अपने परिवार को नष्ट होते देखोगी। फर्गस, सपने देखना बंद करो। मैं अपने लिए गए फैसले पर कभी नहीं पछताऊंगी। इसके अलावा तुम यहाँ साहिल के होते हुए मेरे परिवार का सफाया नहीं कर सकते। ओह सच में, मिया, तुम साहिल को बहुत अधिक आंकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है? साथ ही तुम नहीं जानती कि मैं अभी कौन हूँ, है ना? हे, अपने बड़ों से पूछो कि क्या मैं तुम्हारे परिवार का सफाया कर सकता हूँ। फर्गस ठंडी हंसी हंसा। मिया ये कहने ही वाली थी कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि फर्गस कौन है। उसकी राय में साहिल आसमान था। एम्परर निम्बस के अलावा उसने नहीं सोचा था कि साहिल किसी से डरता है। अध्याय 1222। मिया को कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल एम्परर निम्बस से नहीं डरता था। ये जानने के लिए कि कौन जीतेगा, उन्हें द्वंद्व युद्ध करना होगा। अचानक ट्रूमैन ने मिया को पकड़ लिया। मिया ने अपना सिर घुमाया और अपने पिता ट्रूमैन को संदेह से देखा। मिया, फर्गस कैलिस्टो परिवार का प्रमुख है, ट्रूमैन फुसफुसाया। कॉनकॉर्ड परिवार के प्रमुख के रूप में ट्रूमैन भी अभी असामान्य रूप से घबराया हुआ था। कैलिस्टो परिवार का प्रमुख उनके पास आया था और बहुत मित्र व्यवहार कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि वह कॉनकॉर्ड परिवार का सफाया करना चाहता है। यदि वे सावधान नहीं रहे तो आज पूरा परिवार मर सकता है। अब ट्रूमैन की इच्छा थी कि साहिल फर्गस को रोक सके। आखिरकार साहिल भी एक गैलेक्सी वॉरशिप में वापस आया था, इसलिए वह फर्गस से कमतर नहीं होना चाहिए।
क्या? मिया थोड़ी भ्रमित थी। फर्गस कैलिस्टो परिवार का प्रमुख है, ट्रूमैन ने दोहराया। कैलिस्टो परिवार का प्रमुख? मिया दंग रह गई। फर्गस की उम्र कितनी है? वह कैलिस्टो परिवार का प्रमुख कैसे बन सकता है? भले ही वह परिवार का पहला उत्तराधिकारी हो, उसे युवा पीढ़ी का प्रमुख होना चाहिए। उसने युवा पीढ़ी का प्रमुख होने से लेकर परिवार का प्रमुख बनने तक की निगरानी अवधि को कैसे छोड़ दिया? ये सही नहीं है। महत्वपूर्ण ताकत के बिना उसके लिए इतने बड़े परिवार का प्रमुख होना असंभव है। शायद साहिल द्वारा फर्गस को अपंग करना वेश बदल कर आया एक वरदान था। अब न केवल वह ठीक हो गया है, बल्कि उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। यहाँ आखिर हुआ क्या है? फादर, क्या आप सुनिश्चित हैं? मिया ने पूछा। हाँ, लगभग पूरे रॉयल रीजन को फर्गस के परिवार का प्रमुख बनने के बारे में पता था। हालांकि तुम आसपास नहीं थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला, ट्रूमैन ने सकारात्मक उत्तर दिया। हाँ, मिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम सदमे में हो? क्या तुम चकित हो? मैं कैलिस्टो परिवार का प्रमुख हूँ, जो 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर है। मुझे तुम्हारे छोटे से परिवार को नष्ट करने के लिए बस एक शब्द कहने की जरूरत है। तुम वापस लड़ने में सक्षम भी नहीं होगी। क्या तुमने सोचा था कि ऐसा होगा जब तुमने मुझे ठुकरा दिया और साहिल को चुना? फर्गस पागलों की तरह हंसा। उसने कुछ नहीं किया था ताकि मिया को पछतावा और निराशा महसूस हो। उन्हें सीधे मारना बहुत दयालुता होती। वह धीरे धीरे उनकी सुरक्षा रेखाओं को कुचलना चाहता था, फिर उन्हें निराशा में मरने देना चाहता था। इस तरह फर्गस की नफरत आखिरकार कम हो जाएगी। फर्गस की बात सुनने के बाद मिया ने खुद को शांत किया। भले ही वह नहीं जानती थी कि फर्गस इस कदम तक पहुंचने के लिए किस दौर से गुजरा है, लेकिन अभी इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह परिवार का प्रमुख है? साहिल आसानी से ग्रिम परिवार को नष्ट कर सकता था। भले ही ग्रिम परिवार का पद कैलिस्टो परिवार से थोड़ा कम है, लेकिन उनकी ताकत लगभग एक जैसी है। यदि साहिल ग्रिम परिवार का सफाया कर सकता है, तो वह कैलिस्टो परिवार का भी सफाया कर सकता है। अध्याय 1223। मिया ने इसके बारे में सोचने के बाद अपने पिता ट्रूमैन और अपने 3 चाचाओं की ओर आश्वस्त भाव से देखा। वह उन्हें बता रही थी कि वे चिंता न करें, क्योंकि उसके पास इसे संभालने का एक तरीका है। फिर उसने कहा, फर्गस, सच कहूं तो मुझे काफी आश्चर्य है कि तुम साहिल द्वारा अपंग किए जाने के बाद भी वापस लड़ सकते हो और परिवार के प्रमुख बन सकते हो। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो? तुम बहुत भोले हो। हमेशा तुमसे बेहतर कोई ना कोई होगा, और तुम था नहीं लगा सकते कि साहिल कितना शक्तिशाली है। उसके वापस आने से पहले तुम्हें चले जाना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम मर जाओगे और तुम्हारा पूरा परिवार इसमें शामिल हो जाएगा। मिया, फर्गस ने दांत पीसते हुए कहा, जब तुम इस स्तर पर हो, तब भी तुम साहिल पर कैसे भरोसा कर सकती हो? उसके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्तियां हैं जो तुम्हें उसके प्रति इतना जुनूनी बनाती हैं? क्या तुम अपने परिवार के जीवन और मृत्यु को नजरअंदाज करने जा रही हो? फर्गस क्रोधित था। वह मिया को पछतावा और निराशा महसूस कराना चाहता था, लेकिन स्थिति को देखते हुए मिया को ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने प्रदर्शित किया कि वह साहिल पर कितना अंधा भरोसा और प्रशंसा करती है। फर्गस के शरीर से क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। वह इस कुतिया को बुरी तरह मारना चाहता था। साहिल तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति जैसा नहीं है। मैं उसके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ, फर्गस, मैं हमेशा डरी और सहमी रहती हूँ। चाहे तुम्हारा सामना किसी से भी हो और तुम अभी कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम कभी भी साहिल जितने अच्छे नहीं बन पाओगे। तुम हमेशा उसके पैरों के नीचे रहोगे। मिया चिल्लाए। मिया के ये कहने के बाद ट्रूमैन और उसके भाई दंग रह गए। क्या उसे उससे अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए और उसकी शत्रुता को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मिया फर्गस को इस तरह क्यों भड़का रही है? वे चारों आदमी भ्रमित थे। भले ही साहिल शक्तिशाली था, फर्गस परिवार का प्रमुख था और कमजोर नहीं था। यदि वे लड़ते तो दोनों पक्षों का नुकसान होता। यह उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना? ट्रूमैन और अन्य लोगों की पहचान और स्थिति ने उनके विचारों को निर्धारित किया और उनकी कल्पनाओं को सीमित कर दिया। कैलिस्टो परिवार उनकी राय में अजेय था। उन्होंने नहीं देखा था कि साहिल कितना मजबूत था, और उन्होंने नहीं देखा था कि साहिल ने अपनी तलवार के एक वार से ग्रिम परिवार के मुख्य सदस्यों और ग्रैंड मास्टर्स का सफाया कैसे किया था। इसलिए उनके लिए ऐसा महसूस करना सामान्य था। मिया, तुम मौत मांग रही हो। मैं अभी तुम्हारे परिवार का सफाया कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या साहिल उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम कहती हो, और क्या वह तुम सबकी रक्षा कर सकता है। मिया द्वारा अपनी बातों से उसे बार बार भड़काने के बाद फर्गस उबल रहा था। वह यहाँ अपना गुस्सा निकालने आया था, न कि मिया द्वारा अपमानित होने और नीचा दिखाए जाने के लिए। फर्गस के ये कहने के बाद गैलेक्सी वॉरशिप ने एक ही प्रहार से कॉन्कॉर्ड परिवार को नष्ट करने के लिए ऊर्जा एकत्र की। इसके बाद वह देखना चाहता था कि क्या मिया अभी भी उससे उस तरह बात करने की हिम्मत करती है। लॉर्ड फर्गस, कृपया हमें बख्श दें।
मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, इसलिए उसने आपका अपमान किया। कृपया दया करें और हमें बख्श दें। मैं उसकी ओर से आपसे माफ़ी मांगूंगा, ट्रूमैन ने जल्दी से विनती की। उसे नहीं पता था कि साहिल अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। यदि उसने कुछ नहीं कहा तो उसके परिवार का सफाया हो जाएगा। कॉन्कॉर्ड परिवार गैलेक्सी वॉरशिप के इतने मजबूत प्रहार का विरोध नहीं कर सका। वे सब धूल में मिल जाएंगे। अभी मिया भावहीन थी क्योंकि वह अपने घर के ऊपर मंडरा रही थी। थोड़ा घबराहट के बावजूद उसे यह जानकर शांति महसूस हुई कि साहिल उसके नीचे था। साहिल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा और फर्गस को मेरे परिवार को नष्ट करते हुए नहीं देखेगा। अब तुम दया की भीख मांग रहे हो। बहुत देर हो चुकी है, फर्गस ने गुस्से में जवाब दिया। मिया। जब फर्गस ने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो ट्रूमैन मिया की ओर मुड़ा। मिया अभी भी भावहीन थी। पलक झपकते ही गैलेक्सी वॉरशिप ने पर्याप्त ऊर्जा एकत्र कर ली थी और वह फायर करने ही वाला था। ट्रूमैन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह इस धमाके को अपने शरीर से रोकने के लिए हवा में उड़ गया। वह अपने परिवार के जीवन के बदले खुद को कुर्बान करना चाहता था। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एक साधारण व्यक्ति मिल्की वे एम्पायर के सबसे शक्तिशाली सैन्य रणनीतिक हथियार गैलेक्सी वॉरशिप के हमले को नहीं रोक सकता। भले ही उसने धमाके को सीधे झेला, वह सिर्फ एक और हताहत होगा। कॉन्कॉर्ड परिवार के घर को अभी भी जमींदोज कर दिया जाएगा। फादर, नहीं, मिया आखिरकार चिल्लाए। ट्रूमैन, नहीं, वैश और उसके भाई भी चिल्लाए। अध्याय 1224। फर्गस ने गैलेक्सी वॉरशिप के अंदर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए। तुम जहाज के धमाके को रोकना चाहते हो? कितने भ्रमित हो, मिया, तुमने खुद इसे मांगा है। इस क्षण कॉन्कॉर्ड परिवार के घर से एक लाल रोशनी निकली और ट्रूमैन के पास से तेजी से गुजरी। फिर वह गैलेक्सी वॉरशिप में घुस गई और बिना रुके गैलेक्सी वॉरशिप को चीरते हुए शून्य में चली गई। ये बहुत तेजी से हुआ, मिया। ट्रूमैन और भाइयों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। लाल रोशनी गायब होने से पहले उन्होंने उसकी एक झलक देखी। गैलेक्सी वॉरशिप के अंदर फर्गस अभी भी मुस्कुरा रहा था जब उसे अपना शरीर ठंडा पड़ता महसूस हुआ। जब उसे अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई तो वह भयभीत हो गया। ओह नहीं, खतरा! वह जो कुछ भी हो रहा था उसकी परवाह किए बिना जहाज छोड़ना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक लाल रोशनी उस जगह को चीरते हुए निकल गई जहां वह था और जहाज को दो हिस्सों में बांट दिया। फिर बूम, एक धमाका सुना जा सकता था। जल्द ही एक भीषण विस्फोट के बाद गैलेक्सी वॉरशिप अनगिनत टुकड़ों में फट गया। जब विस्फोट की शॉकवेव मिया, ट्रूमैन और भाइयों तक पहुंची तो इसे एक अजेय शक्ति ने रोक दिया। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। कॉन्कॉर्ड परिवार के घर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रूमैन और उसके भाई अपने सामने जो हुआ उसे शून्य भाव से देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। गैलेक्सी वॉरशिप बस ऐसे ही चला गया। लेकिन यह एक गैलेक्सी वॉरशिप है, मिल्की वे एम्पायर का सबसे शक्तिशाली सैन्य रणनीतिक हथियार। मिया खुश थी जब उसने तलवार से लाल रोशनी देखी। वह जानती थी कि साहिल ने कार्रवाई की है। उसने साहिल को ग्रिम मैनर में इसी लाल रोशनी को उत्सर्जित करते देखा था। इस तलवार ने ग्रिम परिवार के सभी पावर हाउसों को मार डाला था। इसलिए एक छोटा गैलेक्सी वॉरशिप कुछ भी नहीं होगा। कॉन्कॉर्ड परिवार के अनगिनत सदस्यों ने अपने सिर उठाए और गायब हुए गैलेक्सी वॉरशिप और बचे हुए धुएं को देखा। थोड़ी देर बाद धुआं छट गया। फर्गस फटे हुए कपड़ों में विस्फोट के केंद्र में दिखाई दिया। जब वह नाइन हेडेड सरपेंट के जीन के साथ जुड़ गया तो उसकी युद्ध शक्ति आसमान छूकर इन्फिनिटी रैंक तक पहुंच गई। इसलिए इस स्तर का विस्फोट उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि फर्गस अपने साथ जिन लोगों को लाया था वे सभी मर गए थे। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। उसने सोचा था कि एक इन्फिनिटी रैंकर के रूप में साहिल और कॉन्कॉर्ड परिवार से लड़ना उसके लिए आसान होगा। इसलिए वह किसी भी मास्टर को नहीं लाया और इसके बजाय कुछ यादृच्छिक लोगों के साथ आया। इसके बावजूद उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फर्गस भ्रमित था। वह नहीं जानता था कि किस चीज़ ने उसे इतनी तीव्र आत्म कयामत का एहसास कराया। भाग्यवश नाइन हेडेड सरपेंट जीन के साथ जुड़ने के बाद वह खतरे को बेहतर ढंग से महसूस कर सकता था। यदि नहीं तो वह मर गया होता। वह कौन है? फर्गस ने अपने दांत पीसे और अपने दिल के डर को दबाते हुए पूछा। फर्गस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सांग्रुल सिनर्स पर भरोसा करने, अपने शरीर को ठीक करने के लिए नाइन हेडेड सरपेंट जीन के साथ जुड़ने और अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाने के बाद मेरे सामने इतने अहंकारी हो सकते हो? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। मेरे लिए तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। तुम एक कमजोर और दयनीय चींटी हो और मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार कुचल सकता हूँ। साहिल ने एक ही टिप्पणी से निशाने पर वार किया और दुनिया के सामने फर्गस के रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। अध्याय 1225। क्या? फर्गस दंग रह गया। साहिल को मेरा सबसे बड़ा रहस्य कैसे पता है? साथ ही उसने इसकी घोषणा इतनी जोर से की कि हर कोई सुन सके। फर्गस पूरी तरह से नाइन हेडेड सरपेंट के जीन के साथ जुड़ गया था। जब तक वह नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन की शक्ति का उपयोग नहीं करता,
वह एक औसत इंसान प्रतीत होता और जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती। साहिल को कैसे पता चला? मुझे क्या करना चाहिए? फर्गस घबराने लगा। एक बार जब एम्पायर को पता चल गया तो सांद्रुल द्वारा एम्पायर को उखाड़ फेंकने से पहले ही उसका अंत हो जाएगा। नहीं, मैं इसे बाहर नहीं जाने दे सकता। स्वाभाविक रूप से जब फर्गस अपने गैलेक्सी वॉरशिप के साथ उतरा तो उसने ब्लू स्टार की अन्य ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई इसे दूर से देख रहा था। न केवल कॉन्कॉर्ड परिवार ने सुना कि साहिल ने क्या कहा, बल्कि अन्य ताकतों ने भी उसे सुना। हर कोई सदमे में था। फर्गस सांद्रुल सिनस की तरफ था। वह अपने परिवार का प्रमुख भी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका पूरा परिवार सांद्रुल सिनस की तरफ है? ये खबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ब्लू स्टार की ताकतों के स्तर के साथ वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन क्या था, लेकिन वे सांद्रुल के बारे में जानते थे। तब मिल्की वे एम्पायर और सांद्रुल ने मिलकर मिल्की वे का प्रबंधन किया था। हालांकि सांद्रुल युद्ध हार गया, लेकिन उनकी ताकत कभी कम नहीं हुई। इस अवधि के दौरान सांद्रुल वापसी करता हुआ प्रतीत हो रहा था और वे एम्पायर में खुलेआम और गुप्त रूप से बहुत अराजकता पैदा कर रहे थे। यहाँ तक कि 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर रहने वाला कैलिस्टो परिवार भी सांद्रुल की तरफ था। कैलिस्टो परिवार मूर्ख नहीं था। वे सांद्रुल की तरफ कैसे जाते यदि सांद्रुल के जीतने की कोई संभावना नहीं होती? क्या मिल्की वे अपने पिछले शासन पर वापस जाएगा? सभी ताकतें विस्मय में सोच रही थीं। फर्गस पागलों की तरह समाधान सोच रहा था। उसने नहीं सुना कि साहिल ने अंत में क्या कहा। झटका, गुस्सा, तत्परता और घबराहट सब आपस में मिल गए थे, जिससे फर्गस ने गलत फैसला ले लिया। वह भूल गया कि कैसे साहिल की लाल रोशनी ने उसे एक आसन कयामत का एहसास कराया था। अब उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। वह चाहता था कि यह खबर हमेशा के लिए ब्लू स्टार पर ही रहे। वह इसे बाहर नहीं जाने दे सकता था। बूम! फर्गस ने नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी सारी शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकाला। वह जितनी जल्दी हो सके ब्लू स्टार को नष्ट करना चाहता था। वह ब्लू स्टार पर सभी जीवित प्राणियों को मारना चाहता था ताकि उसका सबसे बड़ा रहस्य बाहर न आए। जब वह ऐसा कर रहा था, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी गोल पुतलियां दरारें बन गईं और उसके हाथ पंजों में बदल गए। उसके बाद उसके नीचे से एक लंबी पूंछ निकल आई और उसके कंधे पर कुछ अजीब सांप के सिर दिखाई दिए। अंत में उसके शरीर के हर इंच पर सख्त खाल उगाए। फर्गस 10 सेकंड से भी अधिक समय में एक औसत इंसान से एक मानवरूपी जानवर में बदल गया। उसे देखकर हर कोई डर से कांप रहा था। ब्लू स्टार की सभी ताकतें शून्य भाव से देख रही थीं क्योंकि फर्गस एक राक्षस में बदल गया था। मिया भी भयभीत थी। ये कौन सा राक्षस है? फर्गस इस चीज में कैसे बदल गया? जब फर्गस इस राक्षस में बदला तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई। अंत में वह बिगिनर इन्फिनिटी रैंक तक पहुंच गया। कोई व्यक्ति जो केवल कॉस्मोस रैंकर था, उसने 2 रियलम छोड़ दिए और इतने कम समय में बिगिनर इन्फिनिटी रैंक पर पहुंच गया। अपग्रेड की यह गति पूरी तरह से अनसुनी थी। हालांकि कुछ ही लोग नाइन हेडेड सरपेंट के जीन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते थे। तुम सबको मरना होगा। फर्गस की आवाज ने हर किसी के पैर की उंगलियों से लेकर उनके सिर की चोटी तक ठंडक भेज दी। उनके सिर बर्फीले महसूस हुए। फर्गस द्वारा अभी दी गई ऊर्जा ने पूरे ब्लू स्टार को हिला दिया। विनाशकारी ऊर्जा पूरे ग्रह पर फैल गई, जिससे हर किसी को लगा जैसे आसमान गिर रहा है और दुनिया का अंत आ रहा है। अध्याय 1226। एक इन्फिनिटी रैंकर के लिए ब्लू स्टार जैसे ग्रह को नष्ट करना बच्चों का खेल होगा। जब फर्गस की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई तो उसने अपने होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसकी ऊर्जा पूरी शक्ति के साथ फट पड़ी। फिर उसका शरीर तेजी से जमीन की ओर बढ़ा। वह इतना तेज था कि नग्न आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता था। यदि वह सफल हो जाता तो उसकी तीव्र विनाशकारी ऊर्जा ब्लू स्टार में समा जाती, जिससे ये ग्रह टुकड़ों में टूट जाता। जहां तक ब्लू स्टार के लोगों की बात है, उनमें से 99.99% मर जाते। केवल थोड़े अधिक शक्तिशाली लोग ही मुश्किल से बच पाते। ये गंभीर बात थी जब एक बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर पूरी ताकत के साथ फटा। ब्लू स्टार के लोगों को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि वे मौत के करीब हैं। हालांकि साहिल यहाँ था और वह पार्शियल इटर्नल रियलम में था। फर्गस उन दोनों के बीच के अंतर को कभी नहीं भर पाएगा। जब फर्गस पूरी ताकत के साथ ब्लू स्टार से टकराने ही वाला था तो एक अजेय बाधा ने उसे रोक दिया। उसका शरीर, जो पूरी गति से हमला कर रहा था, एक ही बार में रुक गया। क्या हुआ? फर्गस भ्रमित था। क्या उसे अपने महान संवेग और विनाशकारी ऊर्जा के साथ सीधे ब्लू स्टार से टकराकर ग्रह को टुकड़ों में नहीं कुचल देना चाहिए था? मुझे क्या रोक रहा है? मुझे क्या चीज रोक रही है? फर्गस ने अपने सामने की जमीन की ओर देखा लेकिन उसे छू नहीं सका। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की लेकिन महसूस किया कि वह हिल भी नहीं सकता। क्या मुझे हवा में रोक दिया गया है? क्या हो रहा है? फर्गस को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रहा हो। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ये बहुत अजीब था।
जानवर मोड में जाने के बाद वह एक बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर था, लेकिन वह इससे बच नहीं सकता था। ब्लू स्टार के अन्य लोगों के लिए फर्गस जानवर में बदलने के बाद भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। फिर उसका शरीर गायब हो गया और फिर कॉनकॉर्ड परिवार के घर के ऊपर फिर से दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपने शरीर को नीचे की ओर रखते हुए हिलना बंद कर दिया। वह क्या कर रहा है? हर कोई भ्रमित था। केवल मिया जानती थी कि इसके पीछे साहिल का हाथ है। उसने साहिल को कई बार ऐसा करते देखा था। वूश! इस क्षण नीचे से एक लाल रोशनी ऊपर की ओर निकली और फर्गस के शरीर को छू गई। आह! फर्गस दर्द में चिल्लाया। फिर खून से लथपथ एक खाल वाला पंजा फर्गस के शरीर से अलग हो गया। इससे पहले कि पंजा जमीन पर गिरता, एक और लाल रोशनी दिखाई दी और फर्गस का एक और पंजा काट दिया। आह! तुम कमीने! साहिल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि काश तुम मर गए होते। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालना चाहता हूँ। फर्गस पागलों की तरह दहाड़ने लगा। वूश वूश वूश! तलवार से लाल रोशनी निकलती रही। साहिल ने फर्गस के पंजे, पैर और पूंछ काट दिए। अब वह सिर्फ अपने शरीर के साथ हवा में पागलों की तरह दहाड़ रहा था। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था, लेकिन उसने उसे सहन किया। कॉनकॉर्ड परिवार और ब्लू स्टार की अन्य ताकतें फर्गस को सीधे घूर रही थीं, जिसके साथ हवा में एक टारगेट की तरह व्यवहार किया जा रहा था। फर्गस कुछ क्षण पहले भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन अब वह कसाई के बोर्ड पर मांस के एक असहाय टुकड़े की तरह था। मजबूत विरोधाभास हर किसी के लिए एक सदमा था। उन्होंने अब तक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। हालांकि हर कोई जानता था कि वह साहिल है, कॉनकॉर्ड परिवार का सबसे बड़ा समर्थक। अध्याय 1227। फर्गस के चिल्लाने के बाद उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। वह अपने अंगों और पूंछ को फिर से उगाने के लिए ऊर्जा एकत्र कर रहा था जिसे साहिल ने काट दिया था। नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन में एक कार्य था जो उन्हें उनके टूटे हुए अंगों को फिर से उगाने दे सकता था। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपार शक्ति खर्च करने की आवश्यकता होगी। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपभोग कर सकें। हालांकि फर्गस के पास अब वे नहीं थे, इसलिए वह हिल न पाने पर भी अपने अंगों और पूंछ को फिर से उगाएगा। हालांकि वह अपनी ऊर्जा खर्च कर देगा, लेकिन फर्गस को इसकी परवाह नहीं थी। वह अधिक खजाने प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के पास वापस भागने के बाद खुद को फिर से भर लेगा। हालांकि थोड़ी देर बाद फर्गस ने देखा कि कुछ सही नहीं था। जिन अंगों को फिर से उगना चाहिए था, अपनी पूरी शक्ति खर्च करने के बाद भी उनमें कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? फर्गस ने घबराते हुए मन ही मन सोचा। फर्गस ने नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के चमत्कारी जीन का अनुभव किया था। वह साहिल द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने के बाद हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और रक्त वाहिकाओं को भी फिर से उगा सकता था। हालांकि वह अपने अंगों को फिर से क्यों नहीं उगा सका? फर्गस को कोई अंदाजा नहीं था। वह साहिल की तलवार के कारण अपने टूटे हुए अंगों को फिर से उगाने के लिए नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन का उपयोग नहीं कर सकता था। इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड दुनिया की सभी बुराइयों को खत्म कर देगी। ये सभी बुराइयों की जानी दुश्मन भी थी। सभी जीवित चीजों में मनुष्य सबसे प्रभावशाली थे। फर्गस एक इंसान था जो नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ जुड़ गया था, जो एक आधा इंसान आधा जानवर राक्षस बन गया था। इसलिए वह एक दुष्ट प्राणी था। न केवल फर्गस, बल्कि नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन भी, जो मनुष्यों को खाना पसंद करते थे, वे भी तलवार के लिए दुष्ट प्राणी थे। इसलिए इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ने फर्गस को अपने टूटे हुए अंगों को फिर से उगाने के लिए नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन का उपयोग करने से रोकने के लिए एक सीमित शक्ति पैदा की। कई बार कोशिश करने के बावजूद अपने अंगों और पूंछ को फिर से उगाने में असफल होने के बाद फर्गस इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। वह खुद से बुदबुदाता रहा, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। इस क्षण साहिल अचानक फर्गस के बगल में दिखाई दिया। उसकी नज़र में फर्गस के प्रति कोई दया नहीं थी। साहिल! मिया ने साहिल के आने पर सम्मानपूर्वक पुकारा। नमस्ते साहिल! ट्रूमैन और अन्य लोगों ने भी पुकारा। साहिल के आने से अंधेरे में देख रही हर ताकत की रीढ़ में तुरंत कंपन महसूस हुआ। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमें उपहार लेकर तुरंत मास्टर साहिल से मिलने जाना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि कीमत क्या है, हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। साहिल ने अपना सिर हिलाया, मिया और अन्य लोगों से इतना विनम्र न होने के लिए कहा। फिर उसने फर्गस से कहा, फर्गस, किसने तुम्हें नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ जुड़ने में मदद की? सांग्रुल सिनर्स का अड्डा कहाँ है? चूंकि वह फर्गस से टकरा गया था, इसलिए वह प्रिंसेस एस्ट्रिड की ओर से यह पूछेगा। यदि वह सांग्रुल सिनर्स का अड्डा ढूंढ सके तो वह मिल्की वे एम्पायर की समस्या को खत्म कर सकता है। साहिल नहीं चाहता था कि मिल्की वे हमेशा युद्ध में रहे। इससे बहुत सारे ग्रहों के नष्ट होने का कारण बनेगा। हालांकि वह कोई संत नहीं था, फिर भी वह कर सकता था जो उसकी शक्ति के भीतर था। साहिल ये भी जानना चाहता था कि फर्गस की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। अध्याय 1228। साहिल, तुमने मेरे साथ क्या किया? हम
मैं अपने अंगों को फिर से क्यों नहीं उगा सकता? क्यों? फर्गस ने अत्यधिक दर्द सहते हुए जोर से पूछा। फर्गस, तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कहा था, मुझसे दूसरा सवाल पूछने के लिए नहीं। साहिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम कमीने, मुझे जाने दो, यदि नहीं तो सांद्रुल द्वारा एम्पायर को उखाड़ फेंकने पर तुम सब मर जाओगे। तुम सब मर जाओगे। नहीं, तुम्हें सीधे मारना बहुत दयालुता होगी। मुझे तुम्हें 9 हेडेड सरपेंट क्लैन का भोजन बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे तुम्हारा मांस खाएं और तुम्हारा खून पिएं। फर्गस दुनिया की परवाह किए बिना चिल्लाया। साहिल ने असहाय महसूस किया। वह पूछताछ के किसी भी तरीके को नहीं जानता था। उसके पास लोगों को प्रताड़ित करने के बहुत सारे तरीके थे। एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन में किसी को प्रताड़ित करने लेकिन उसे न मारने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन साहिल उनका उपयोग नहीं करना चाहता था। मैं फर्गस को प्रिंसेस एस्ट्रिड के लिए उपहार के रूप में प्लैनेट रॉयल वापस ले जाऊंगा। अपना मन बनाने के बाद साहिल मिया की ओर मुड़ा और कहा, मिया, इस जगह को साफ करो। हम फर्गस को एम्पायर को सौंपने के लिए अब प्लैनेट रॉयल जा रहे हैं। हाँ साहिल, मिया ने जवाब दिया। मिस्टर ट्रूमैन, मुझे ईस्ट लीग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी। यदि आपको कोई परेशानी हो तो कृपया मिया से संपर्क करें। हम इसमें आपकी मदद करेंगे। चिंता न करें साहिल, मैं आपके लिए ईस्ट लीग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विकास और प्रचार करूंगा, ट्रूमैन ने तुरंत वादा किया। साहिल कितना मजबूत था, ये देखने के बाद उसने महसूस किया कि उसे साहिल के करीब रहने के लिए कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। चूंकि उसकी बेटी साहिल के साथ थी, इसलिए वह उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता था। इस दिन के बाद से कॉनकॉर्ड परिवार के उत्थान की आशा थी। साहिल मुड़ा और तेज हवा के झोंके से फर्गस की गर्दन पर वार करने के लिए अपना हाथ हिलाया। इसके बाद फर्गस, जो अभी भी बड़बड़ा रहा था, बेहोश हो गया। उसके बाद साहिल ने फर्गस को गैलेक्सी वॉरशिप में लाने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया। जल्द ही गैलेक्सी वॉरशिप हवा में उठा और ब्लू स्टार से चला गया। जब ब्लू स्टार की अन्य ताकतें अपने उपहार लेकर आईं, तो साहिल पहले से ही प्लैनेट रॉयल की ओर जा रहा था। इसलिए वे उपहार वापस नहीं ले गए और इसके बजाय वे सभी ट्रूमैन को दे दिए। हर कोई जानता था कि चूंकि मिया साहिल के साथ थी, इसलिए कॉनकॉर्ड परिवार की स्थिति भी परिस्थिति के अनुसार बढ़ेगी। इस क्षण ब्लैक हॉर्न वाले जहाज़ों का एक छोटा बेड़ा लंबे समय तक यात्रा करने के बाद धीरे धीरे अर्थ की ओर बढ़ रहा था। अंदर के लोग हॉलन, फ्लॉयड और अन्य थे। ब्लैक हॉर्न वाले जहाज़ों में से एक के अंदर हॉलन और फ्लॉयड कुछ खूबसूरत महिलाओं की सेवा का आनंद लेते हुए शराब पी रहे थे। फ्लॉयड, मुझे तुम्हारे लिए एक टोस्ट प्रस्तावित करने की ज़रूरत है। हम लगभग आधे महीने में अर्थ पहुंच जाएंगे। यदि मैं स्लेव मार्क लगाने के बाद समृद्ध हो सकता हूं, तो तुम्हें मेरा सबसे बड़ा उपकारी माना जाएगा। तुम जो चाहो मांग सकते हो। पैसा, महिलाएं, तुम जो कहो। हॉलन हंसा और अपना गिलास उठाकर कहा, हॉलन, चिंता मत करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आने की हिम्मत करता हूं। मैं तब यहां आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सका। आखिरकार उनके पास एक पीक प्लैनेट रैंकर है। फ्लॉयड ने भी हॉलन के गिलास से टकराने के लिए अपना गिलास उठाया। हा, हम भाई हैं। एक बार जब मैं सफल हो जाता हूं, तो तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो जो तुम चाहते हो, और मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। हॉलन, यदि तुम अर्थ का उपयोग करके समृद्ध हुए और रॉयल वीजन में चुने हुए व्यक्ति बन गए, तो मुझे आशा है कि जब तुम सक्षम हो जाओगे तो तुम एक चीज़ में मेरी मदद कर सकोगे। मुझे बताओ फ्लॉयड, मैं 10 में तुम्हारी मदद करूंगा, एक की तो बात ही छोड़ो। हॉलन ने सीधे तौर पर जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि जब तुम सक्षम हो जाओगे तो तुम मेरे लिए दिलारोसा परिवार का सफाया कर दोगे और मेरे परिवार का बदला लोगे। ये सिर्फ एक छोटा सा मामला है। हालांकि मैं इसे तभी कर सकता हूं जब मैं इन्फिनिटी रैंक पर हूं। अभी मेरा परिवार दिलारोसा परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। बिल्कुल, आओ एक और टोस्ट लेते हैं। जब दोनों मजे कर रहे थे, हॉलन ने अचानक अपनी सेवा करने वाली महिला को लात मारी। उसके कुछ मीटर पीछे उड़ने के बाद वह दहाड़ा, क्या तुम थोड़ी और कोमल हो सकती हो? महिला जल्दी से उठी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दया की भीख मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अध्याय 1229। रॉयल वीजन में प्लैनेट रॉयल। प्रिंसेस एस्ट्रिड के कमरे के अंदर। एस्ट्रिड ने अभी साहिल के साथ अपनी कॉल समाप्त की थी और वह उत्साह से उछल पड़ी। साहिल ने उसे बताया था कि वह जल्द ही प्लैनेट रॉयल पहुंचने वाला है। ये जानकर कि साहिल आने ही वाला है, एस्ट्रिड प्रफुल्लित थी। उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। वह साहिल के प्लैनेट रॉयल आने का इंतजार कर रही थी। अब वह दिन आखिरकार आ ही गया था। ला ला ला, एस्ट्रिड ने अपने कमरे में खुशी खुशी गुनगुनाना और नाचना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर एस्ट्रिड की नौकरानियां, एक बूढ़ी और एक जवान राजकुमारी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनकर आपस में चर्चा करने लगीं। ओह नहीं, हर रॉयल हाइनेस फिर से बीमार हैं, छोटी नौकरानी ने कहा।
तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हर रॉयल हाइनेस तुम्हें सुन लेंगी और तुम्हें 3 दिनों तक खाना नहीं खाने देंगी? बूढ़ी नौकरानी ने उसे जल्दी से रोक दिया। क्या मैं गलत हूँ? जब से हर रॉयल हाइनेस वापस आई हैं, वह या तो सोच में डूबी रहती हैं या बिना किसी कारण के मुस्कुराती रहती हैं। अब वह बिना किसी कारण के गुनगुना रही हैं और नाच रही हैं। मुझे लगता है कि जब हर रॉयल हाइनेस बाहर थी तो उन पर किसी चीज़ का साया पड़ गया होगा। तो क्या हुआ अगर हर रॉयल हाइनेस मुझे सुन लेंगी? मुझे 3 दिनों तक खाना ना खाने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। ओह, तुम खुशकिस्मत हो कि हर रॉयल हाइनेस का स्वभाव अच्छा है और वह कोमल हैं। तुम ऐसा कहने की हिम्मत सिर्फ इसलिए करती हो क्योंकि वह अपने अधीनस्थों के साथ बहनों जैसा व्यवहार करती हैं। यदि तुम्हें किसी क्रूर व्यक्ति के पास काम पर रखा जाता, तो यदि तुम ऐसा कहने की हिम्मत करती तो तुम्हें जानवरों के आगे फेंक दिया जाता। मैं बस हर रॉयल हाइनेस के बारे में चिंतित हूँ। वह हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगी, छोटी नौकरानी ने दोषी महसूस करते हुए जवाब दिया। स्पष्ट रूप से वह जानती थी कि राजकुमारी के पीठ पीछे बात करना सही नहीं था। यदि उसे किसी और के पास काम पर रखा जाता तो उसे आसानी होती यदि उसकी एकमात्र सजा जानवरों के आगे फेंका जाना होती। ठीक है, अंदाज़ा लगाना बंद करो। मुझे पता है कि हर रॉयल हाइनेस ऐसी क्यों है, बूढ़ी नौकरानी फुसफुसाई। क्यों? इसलिए क्योंकि हर रॉयल हाइनेस प्यार में है। प्यार में? बिल्कुल, यदि नहीं तो वह ऐसी क्यों हैं? हर रॉयल हाइनेस को ज़रूर प्यार हो गया होगा। वह केवल तभी ऐसा व्यवहार करेंगी जब उनका कोई पसंदीदा व्यक्ति हो। ये कैसे संभव है? क्यों नहीं? हर रॉयल हाइनेस अपने प्राइम में है और वह उस उम्र में है जब किसी के प्रति आकर्षण सबसे आसान होता है। मुझे यकीन है कि हर रॉयल हाइनेस को बाहर कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसे वह पसंद करती हैं। लेकिन हर रॉयल हाइनेस जैसी बेदाग महिला के लिए किस तरह का आदमी उपयुक्त होगा? वह बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं और वह बहुत कोमल हैं। साथ ही वह एम्पायर की सबसे पसंदीदा राजकुमारी हैं। छोटे आदमी ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रॉयल हाइनेस उसे पसंद करती हैं। मिल्की वे में बहुत से पुरुष हर रॉयल हाइनेस के लायक नहीं हैं। मैं बस उत्सुक हूँ। मैं इस आदमी से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जो हर रॉयल हाइनेस को उससे प्यार करने पर मजबूर कर दे। जब नौकरानियां आपस में खुशी खुशी चर्चा कर रही थीं, उन्होंने अपने बगल में एक आवाज़ सुनी। हम्फ! दोनों डर के मारे कांप उठे और जल्दी से मुड़कर देखा। योर मेजेस्टी! दोनों नौकरानियों ने जल्दी से घुटने टेके और कांपती आवाज़ में अभिवादन किया। ओह नहीं, ओह नहीं! यदि हर मेजेस्टी हमें राजकुमारी के बारे में बात करते हुए सुन लेंगी तो हमारा अंत निश्चित है। नौकरानियां पत्थर बन गई थीं। एम्प्रेस राजकुमारी जितनी अच्छी नहीं थीं। यदि राजकुमारी उन्हें सुन लेती तो वह उन्हें सजा नहीं देती। हालांकि एम्प्रेस क्रूर नहीं थी, लेकिन मिल्की वे एम्पायर की एम्प्रेस के रूप में वह गलती करने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से नहीं जाने देती थी। हालांकि गमोरा ने सीधे एस्ट्रिड के कमरे में प्रवेश करने से पहले कुछ नहीं कहा। दोनों नौकरानियों ने राहत की सांस ली। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो गमोरा ने एस्ट्रिड को खुशी खुशी नाचते और गुनगुनाते देखा। ला एस्ट्रिड ने गमोरा को अपने कमरे में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। इसलिए गमोरा ने खांसने का नाटक किया। खां खां। एस्ट्रिड ने आखिरकार अपने कमरे में अपनी मां को देखा। उसने जल्दी से नाचना बंद कर दिया और शर्माते हुए चिल्लाई, मदर! तुम एम्पायर की राजकुमारी हो, लेकिन खुद को देखो। कितना अपमानजनक! क्या तुम्हें लगता है कि एक राजकुमारी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? गमोरा ने अपने चेहरे पर एक अप्रिय भाव के साथ कहा। वह पागल नहीं थी, लेकिन वह बता सकती थी कि एस्ट्रिड पहले से ही प्यार में पागल थी। अध्याय 1230। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक साहिल की पहचान की पुष्टि नहीं की थी। इस अवधि के दौरान सांद्रुलसिनस के पुनः प्रकट होने को देखते हुए गमोरा को यकीन था कि वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। यदि यह पाया गया कि साहिल एक जासूस था जिसे सांद्रुलसिनस ने एम्पायर में घुसपैठ करने के लिए भेजा था, तो गमोरा को चिंता थी कि एस्ट्रिड इस झटके को सहन नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ अगर मैं राजकुमारी हूँ? एक राजकुमारी के रूप में क्या मैं खुश होने पर नाच नहीं सकती? एस्ट्रिड ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे लगता है कि साहिल ने पहले ही तुम्हारी आत्मा चुरा ली है। यदि वह तुम्हें ले जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि तुम खुशी खुशी अपने माता पिता और भाइयों को छोड़ दोगी। मदर, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप मेरा परिवार हैं, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? एस्ट्रिड ने मुंह फुलाया और जवाब दिया। एस्ट्रिड, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ और तुम्हें मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा। पूछिए। मैं ईमानदार रहूंगी। यदि मैंने तुम्हें साहिल और अपने परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो तुम किसे चुनोगी? गमोरा ने एस्ट्रिड की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। एस्ट्रिड का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी माँ ये सवाल पूछेगी।
मैं किसे चुनूंगी? एक मेरा परिवार है और दूसरा वह है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं उनके बीच चुनाव नहीं कर सकती। एस्ट्रिड इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति दुखी महसूस करे। मदर, आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? पूछो मत, बस मुझे जवाब दो। मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, एस्ट्रिड ने मना कर दिया। गमोरा ने अपनी खूबसूरत आंखों से एस्ट्रिड को घूरा। जब वह गुस्सा होने ही वाली थी तो उसने इसके बारे में सोचा और इसे भूल जाने का फैसला किया। यह मामला अभी निर्णायक नहीं था, इसलिए एस्ट्रिड को न बताना ही बेहतर होगा। हालांकि यह संभावना कम थी, लेकिन क्या होगा यदि साहिल सांद्रुल का जासूस नहीं निकला? इसे रहने दो, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। क्या साहिल प्लेनेट रॉयल पहुंच रहा है? क्या इसीलिए तुम इतनी खुश हो? गमोरा ने विषय बदल दिया और पूछा। हाँ, वह जल्द ही पहुंचने वाला है। उसे यहाँ 2 या 3 दिनों में होना चाहिए, एस्ट्रिड ने उत्तर दिया। एस्ट्रिड, यदि वह यहाँ है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा, ठीक है? तुम्हारे फादर उससे मिलना चाहते हैं और हम तुम्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यदि नहीं तो हम असभ्य लगेंगे। मैं समझ गई, मदर। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। तमीज से रहना। ठीक है। गमोरा मुड़कर चली गई। गमोरा को जाते देख एस्ट्रिड विचारमग्न दिखी। वह मूर्ख नहीं थी। उसकी माँ के लिए यह सवाल पूछना जरूर कुछ गड़बड़ होगा। हालांकि एस्ट्रिड नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। क्या साहिल की कोई गुप्त पहचान है? क्या उसकी मेरे परिवार से कोई दुश्मनी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि नहीं तो वह मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? जो भी हो, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगी। जब वह यहाँ आएगा तभी मैं फैसला करूंगी। गमोरा ने जो कहा था उसने एस्ट्रिड के शुरुआती जुनून को कम कर दिया था। हालांकि वह अभी भी खुश थी कि साहिल आ रहा था। अध्याय 1231। 3 दिन बाद साहिल अपने गैलेक्सी वॉरशिप में प्लैनेट रॉयल के करीब पहुंचा। जब उसने नीली रोशनी से चमकते विशाल ग्रह को देखा तो साहिल जादुई ब्रह्मांड के बारे में विलाप किए बिना नहीं रह सका। प्लैनेट रॉयल मिल्की वे में एक विशाल जीवित ग्रह था और मिल्की वे के केंद्र में था। यदि कोई इसे मिल्की वे के बाहर से या ब्रह्मांड की गहराइयों से देखता तो वह देखता कि पूरा मिल्की वे स्पष्ट रूप से प्लैनेट रॉयल के चारों ओर घूम रहा था। प्लैनेट रॉयल मिल्की वे के केंद्र में एक राजा की तरह भव्य और प्रभावशाली रूप से स्थित था। ऐसा था प्लैनेट रॉयल, एक ऐसा ग्रह जिसके लिए मिल्की वे में हर कोई लालायित रहता था। किंवदंती के अनुसार प्लैनेट रॉयल पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को मिल्की वे का आशीर्वाद और भाग्य मिलता है। इसलिए मिल्की वे की अनगिनत ताकतें प्लैनेट रॉयल पर एक छोटा सा घर होने पर गर्व महसूस करेंगी। हालांकि लाखों जीवित ग्रहों और सैकड़ों हजारों बड़ी और छोटी ताकतों में से बहुत से लोग इसे हासिल नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि पैसा ऐसी किसी चीज को नहीं खरीद सकता था। प्लैनेट रॉयल को मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार बार्लो परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यदि कोई प्लैनेट रॉयल में निवास प्राप्त करना चाहता था तो उसे एक ऐसी ताकत होना चाहिए जिसने एम्पायर में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। केवल इसी तरह उन्हें निवास आवंटित किया जाता था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी थी और सफलता की संभावना क्या थी। साथ ही प्लैनेट रॉयल मिल्की वे का सबसे सुरक्षित ग्रह था। इसका कारण ये था कि मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एम्परर निम्बस वहां रह रहा था। वह पार्शियल इटर्नल रियलम में एक पावर हाउस था। एम्परर निम्बस इटर्नल रियलम के केवल आधे रास्ते पर था। भले ही वह मीलों दूर था और वह उस रियलम में हमेशा के लिए फंस सकता था, फिर भी निम्बस मिल्की वे का वह व्यक्ति था जिसमें इटर्नल रियलम को तोड़ने की सबसे अधिक क्षमता थी। प्लैनेट रॉयल में प्रवेश करने से पहले किसी को बहुत सारे सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता था। सबसे पहले उन्हें निरीक्षण के लिए प्लैनेट रॉयल की रक्षा करने वाले 8 उपग्रहों में से एक पर उतरना पड़ता था। पास होने के बाद एम्पायर मेहमानों को लेने के लिए किसी को भेजेगा और दूसरे निरीक्षण के लिए आगे बढ़ेगा। पहले 2 निरीक्षणों को पास करने के बाद वे अंतिम निरीक्षण के लिए प्लैनेट रॉयल में प्रवेश कर सकते थे। एक बार जब वे तीनों निरीक्षण पास कर लेते तो वे प्लैनेट रॉयल के सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। जिनके पास निवास था वे स्थायी रूप से रह सकते थे, जबकि जिनके पास निवास नहीं था वे अधिकतम 1 महीने तक ही रुक सकते थे। जब समय पूरा हो जाता तो उन्हें प्लैनेट रॉयल से बाहर निकाला जा सकता था। साहिल के प्लैनेट रॉयल पहुंचने से पहले उसने मिया को ग्रह की स्थिति के बारे में समझाते हुए सुना। चूंकि उनके पास प्रिंसेस एस्ट्रिड का टोकन था, इसलिए वे बिना किसी बाधा के अंदर जा सकते थे और उनका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद साहिल ने नियमों का पालन किया और दिशा निर्देशों के अनुसार 8 उपग्रहों में से एक पर उतरा। गैलेक्सी वॉरशिप के उतरने और हैच खुलने के बाद मिल्की वे एम्पायर के कुछ कर्मचारी आगे आए जब साहिल और मिया हैच से बाहर निकले। कर्मचारी यहाँ गैलेक्सी वॉरशिप का निरीक्षण करने के लिए थे। तुम कहाँ से आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम स्टेट बैंक्वेट के लिए यहाँ आए हो? सामने वाले कर्मचारी ने विनम्रता से पूछा।
वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जो गैलेक्सी वॉरशिप में यात्रा कर सकता था। हालांकि वे एम्पायर के कर्मचारी थे और उन्हें एम्पायर का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कौन सुनिश्चित हो सकता था कि उनके सामने इस युवक के पास एम्पायर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बुजुर्ग थे। ये युवक सिर्फ एक शब्द से उन सभी को नरक में भेज सकता था। ये लोग रोजाना प्लैनेट रॉयल में प्रवेश करने वाले सभी युद्धपोतों और उड़ने वाले जहाज़ों की जांच कर रहे थे, इसलिए वे काफ़ी समझदार थे। वे जानते थे कि वे किसे नाराज कर सकते हैं और किसे नहीं। साहिल और मिया ऐसे नहीं लग रहे थे जिनसे निपटना आसान हो। इसके बावजूद कर्मचारियों को अभी भी प्रक्रिया के मानक के अनुसार उनका निरीक्षण करना था। हर किसी का निरीक्षण किया जाना था, चाहे वे कोई भी हों। यह एम्पायर का नियम था। अध्याय 1232। कोई भी व्यक्ति और कोई भी ताकत इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। एस्ट्रिड ने हमें प्लैनेट रॉयल आने का न्योता दिया था, साहिल ने जवाब दिया। एस्ट्रिड, हर रॉयल हाइनेस, कर्मचारियों ने आंखें फाड़कर हैरानी से पूछा। सही बात है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? साहिल ने एस्ट्रिड शब्द वाला एक टोकन निकाला और कर्मचारियों की ओर उछाल दिया। ये वह टोकन है जो प्रिंसेस एस्ट्रिड ने मुझे तब दिया था। क्या ये पर्याप्त सबूत है? साहिल ने पूछा। प्रमुख कर्मचारी ने टोकन लिया और उसे ध्यान से देखा। उसके बाद वे दंग रह गए। ये वास्तव में प्रिंसेस एस्ट्रिड का टोकन था और इसे नकली बनाना असंभव था। इसके अलावा मिल्की वे में कोई भी प्रिंसेस एस्ट्रिड के टोकन की नकल करने की हिम्मत नहीं करेगा। सफलता दर को छोड़ दें तो कोई इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे एक आदर्श नकल बनाने में कामयाब हो जाएं। इसका कारण ये था कि प्रिंसेस एस्ट्रिड ने आदेश दिया था कि यदि कोई उसके टोकन के साथ आगे आता है तो उसे सूचित किया जाए। यदि प्रिंसेस एस्ट्रिड को पता चला कि कोई उसका नकली टोकन बना रहा है तो वह व्यक्ति अपनी जान गंवा देगा। बिल्कुल सर, कृपया प्रतीक्षा करें। हर रॉयल हाइनेस ने हमें बताया था कि यदि कोई उनके टोकन के साथ आता है तो उन्हें सूचित किया जाए। यदि नहीं तो हम इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कर्मचारियों के ऐसा कहने के बाद उन्होंने तुरंत अपने उच्चाधिकारी से संपर्क किया। साहिल ने उन्हें नहीं रोका। मैं बस उन्हें अपना काम करने दूंगा। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा उसे एस्ट्रिड से मिलना था और फर्गस को उसे सौंपना था। एस्ट्रिड प्लैनेट रॉयल के रॉयल पैलेस में एम्प्रेस गमोरा के साथ खाना खा रही थी। रिंग। अचानक संचार उपकरण की घंटी बजी और एस्ट्रिड ने तुरंत इसका जवाब दिया। फिर उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज़ सुनी। नमस्ते, योर रॉयल हाइनेस। तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एस्ट्रिड ने पूछा। योर रॉयल हाइनेस, मैं सैटेलाइट 7 पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। आपने कहा था कि यदि आपके टोकन वाला व्यक्ति आता है तो आपको सूचित किया जाए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। एस्ट्रिड उत्साह से उठ खड़ी हुई और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि कोई मेरे टोकन के साथ यहाँ आया है? हाँ, एक पुरुष और एक महिला आपके टोकन के साथ सैटेलाइट 7 पर आए। खबर मिलते ही मैंने तुरंत आपसे संपर्क किया, योर रॉयल हाइनेस। उनसे कहो कि तुरंत अंदर आएं। निरीक्षण छोड़ दें, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें अंदर आने दें और उन्हें मेरे पास लाएं, एस्ट्रिड ने उत्साह से कहा। निश्चित रूप से, कृपया प्रतीक्षा करें, योर रॉयल हाइनेस। मैं अभी इसका प्रबंध करूंगा। ऐसा कहकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फोन काट दिया। एस्ट्रिड संचार उपकरण की ओर देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। एस्ट्रिड, क्या साहिल यहाँ है? गमोरा ने पूछा। एस्ट्रिड होश में आए और जवाब दिया, हाँ मदर, साहिल यहाँ है। मैं अभी जाकर उसका स्वागत करूंगी। आप अपना समय ले सकती हैं। इतना कहने के बाद वह जाने ही वाली थी। रुको, तुम अपना खाना खत्म करने के बाद जा सकती हो। साहिल को प्लैनेट रॉयल पहुंचने में कुछ समय लगेगा। गमोरा रुकी। ओह मदर, मैं अब खा नहीं सकती। आपको खाना जारी रखना चाहिए। मैं जाऊंगी। एस्ट्रिड ऐसा कहकर जल्दी में चली गई, जिससे एम्प्रेस गमोरा डाइनिंग रूम में अकेली रह गई। गमोरा ने कुछ देर विचार करने के बाद अपना संचार उपकरण उठाया। उपकरण से एक गहरी आवाज आई। गैमी, क्या बात है? गमोरा क्रोधित थी। क्या बात है? आपकी बेटी का अपहरण होने वाला है। और क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले हैं? मैं इसे खुद नहीं रोक सकती। क्या वह बदमाश साहिल यहाँ है? वह कहाँ है? मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या सांड्रुल सिनर्स ने उसे भेजा है। यदि ऐसा है तो मैं उसे मौके पर ही मार दूंगा। भले ही ऐसा न हो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मेरी बेटी के योग्य है। मैं देखना चाहूंगी कि यदि आपकी बेटी उसकी रक्षा करना चाहती है तो आप उसे कैसे मारेंगे। चिंता मत करो, मुझे उससे निजी तौर पर मिलने का मौका मिल जाएगा। अध्याय 1233। प्रिंसेस एस्ट्रिड के आदेश पर साहिल को छोड़ दिया गया। फिर वह गैलेक्सी वॉरशिप में चढ़ गया और संबंधित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्लैनेट रॉयल की ओर चल दिया। जल्द ही वह धीरे से एस्ट्रिड के निवास पर उतरा। जब गैलेक्सी वॉरशिप रुका और हैच खुला तो साहिल ने मिया को जहाज से बाहर ले जाते समय एक आकर्षक मुस्कुराता चेहरा देखा।
वह प्रिंसेस एस्ट्रिड थी। एस्ट्रिड के बगल में एक भव्य मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। साहिल ने सोचा कि वह एस्ट्रिड की माँ और मिल्की वे एम्पायर की एम्प्रेस होनी चाहिए। इस समय एम्प्रेस गमोरा भी साहिल का निरीक्षण कर रही थी। ये बच्चा ठीक लग रहा है। वह काफ़ी हैंडसम दिखता है और काफ़ी मजबूत है। कम से कम वह एस्ट्रिड को एक सेलेस्टियल रैंकर से बचा सकता है। हालांकि मुझे उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए निम्बस का इंतजार करना होगा। यदि वह एक सांग्रुल से न है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। यदि वह नहीं है, गमोरा ने एस्ट्रिड की ओर देखा जो उसके बगल में चमक रही थी और आह भरी। ठीक है, मैं उन्हें डेट करने दूंगी। गमोरा ने बेबसी से मन ही मन सोचा। साहिल अपने लुक्स के मामले में पास होने लायक है। वह मेरे पति से कमतर नहीं है जब वह जवान थे। मुझे बस उसकी पहचान सत्यापित करनी है। साहिल, मिया, तुम लोग आखिरकार यहाँ हो, एस्ट्रिड ने खुशी से कहा। आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, योर रॉयल हाइनेस, साहिल ने विनम्रता से कहा। मिया आपका अभिवादन करती है, योर रॉयल हाइनेस, योर मेजेस्टी। मिया थोड़ा झुकी और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। भले ही मिया पहली बार व्यक्तिगत रूप से एम्प्रेस गमोरा से मिल रही थी, उसने एम्प्रेस गमोरा की तस्वीरें अन्य जगहों पर देखी थीं। इस प्रकार उसने तुरंत खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग की महिला को पहचान लिया। एम्प्रेस, एम्परर निम्बस की पत्नी, जो मिल्की वे एम्पायर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। गमोरा का दर्जा बहुत ऊंचा था और कहा जाता था कि वह बहुत मजबूत थी। गमोरा लूना पैलेस की उच्च पुजारिनों में से एक थी, जो मिल्की वे के 2 प्रमुख महलों में से एक था। गमोरा मिल्की वे की कई युवा लड़कियों की आदर्श थी। वे सभी उसकी तरह बनना चाहती थीं। उसके पास मिल्की वे के शीर्ष पर एक अजेय पति था जो पूरी गैलेक्सी पर हावी था। मिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसे एम्प्रेस से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा। अभी वह बहुत उत्साहित थी। साहिल, मिया, तुम लोगों को इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी माँ है, मदर। ये साहिल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसने तब मुझे बचाया था। उसके बगल में डांस फेरी मिया है जो 4 परियों में से एक है। एस्ट्रिड ने गमोरा का हाथ पकड़ा और सभी का परिचय कराया। तुम साहिल हो, है ना? नमस्ते, प्लैनेट रॉयल में तुम्हारा स्वागत है और एस्ट्रिड को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, एम्प्रेस ने साहिल से विनम्रता से कहा। आप बहुत दयालु हैं, योर मेजेस्टी। ये बस थोड़ा सा प्रयास था। मेरा मानना है कि यदि कोई मेरी जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। गमोरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। ये बच्चा बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। क्या वह सेलेस्टियल रैंकर्स को नीची नज़र से देख रहा है? साथ ही वह मेरे एम्प्रेस के प्रति बहुत सम्मानजनक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी बराबर हूँ। वह कौन है और मैं कौन हूँ? क्या साहिल वास्तव में सांग्रुल से न जासूस नहीं है और वह वास्तव में दशकों तक खोजबीन करने के बाद वापस आया है, जैसा कि एस्ट्रिड ने कहा था? यदि नहीं, तो उसके पास कोई शिष्टाचार क्यों नहीं होगा? गमोरा को नहीं पता था कि साहिल भी पार्शियल इटर्नल रियलम में था और उसके पास मिल्की वे में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी, ठीक एम्परर निम्बस की तरह। भले ही उसका पति निम्बस यहाँ होता, साहिल उससे ऐसे बात नहीं करता जैसे वह उससे कमतर हो। खुद की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 1234। यदि गमोरा एस्ट्रिड की माँ नहीं होती तो साहिल उससे बात नहीं करना चाहता। वह अपनी क्षमता के कारण ऐसा व्यवहार कर सकता था। हालांकि गमोरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी बेटी यहाँ थी, इसलिए गमोरा उसे शर्मिंदा नहीं करेगी। हालांकि वह अपने दिल में साहिल के प्रति और भी अधिक नाराज हो गई। गमोरा देख सकती थी कि जब एस्ट्रिड प्लैनेट रॉयल वापस आई तो उसने कैसा व्यवहार किया, इसलिए वह साहिल के खिलाफ काफ़ी पक्षपाती थी। भले ही वह आभारी थी कि साहिल ने एस्ट्रिड को बचाया था, लेकिन कौन जानता था कि क्या यह एक जाल था। मदर, साहिल, एक दूसरे के प्रति इतने विनम्र होना बंद करें। हमारे वापस पहुंचने के बाद बात करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, गमोरा ने कहा। साहिल और मिया एस्ट्रिड और गमोरा के मार्गदर्शन में उस आंगन की ओर चल दिए जहां प्रिंसेस एस्ट्रिड रहती थी। रास्ते में एस्ट्रिड खुशी खुशी मुस्कुराते हुए साहिल को प्लैनेट रॉयल के बारे में सब कुछ बताती रही। अभी वह बहुत खुश थी कि वह साहिल के साथ रह सकती थी। बेशक ये बेहतर होता यदि वे एक साथ खोजबीन कर रहे होते, न कि प्लैनेट रॉयल पर। गमोरा ने यात्रा के दौरान ज्यादा बात नहीं की। हालांकि उसके चेहरे पर कोई अप्रिय भाव नहीं था, लेकिन वह मुस्कुरा भी नहीं रही थी। इस समय मिया एक सम्मानजनक नौकरानी की तरह उनके पीछे चल रही थी। जब वे तीनों साथ थे तो वे काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। हालांकि एम्प्रेस गमोरा यहाँ थी, इसलिए मिया ने लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनकी पहचान मीलों दूर थी। साहिल, स्टेट बैंक्वेट में अभी भी कुछ समय है, इसलिए मैं तुम्हें प्लैनेट रॉयल के आसपास ले जा सकती हूँ। भले ही प्लैनेट रॉयल तुम्हारी खोजों की तरह रोमांचक और रोमांचकारी न हो, फिर भी तुम कई जगहों पर जा सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पहली बार आए हो। तुम निराश नहीं होगे, एस्ट्रिड ने चलते हुए कहा। साहिल मना करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि वह कितनी उत्साहित थी, उसका दिल उसे परेशान करने का नहीं हुआ।
हालांकि उसने चुपके से अपना मन बना लिया। जैसे ही स्टेट बैंक्वेट खत्म होगा वह तुरंत प्लैनेट रॉयल छोड़ देगा और अर्थ वापस चला जाएगा। वह उसका घर था और बहुत से लोगों को वहां उसकी ज़रूरत थी। शुक्रिया योर रॉयल हाइनेस। जब मैं प्लैनेट रॉयल पर उतरा तो मैं दंग रह गया था। जैसा कि अपेक्षित था, यह मिल्की वे का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत और सबसे भव्य ग्रह है। मेरा मन यहाँ रहने और आनंद लेने का कर रहा है, साहिल ने विलाप किया। यदि तुम्हें ये ग्रह पसंद है तो तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैंने सुना है कि यहाँ पैदा हुए लोगों और यहाँ लंबे समय तक रहने वाले लोगों को मिल्की वे का आशीर्वाद मिलता है। भले ही यह सिर्फ एक अफवाह हो, बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा यदि तुम यहाँ रुकते हो तो मैं हर समय तुम्हारे साथ घूमने आ सकती हूँ। यह अद्भुत होगा, एस्ट्रिड ने सुझाव दिया। ये ठीक है। आपके नेक इरादे के लिए शुक्रिया योर रॉयल हाइनेस। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी भी बाहर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। भविष्य में मौका मिलने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, साहिल ने जल्दी से मना कर दिया। वह सबसे दुखद अंत होता। उसने लगभग एक जाल खोदा था और खुद उसमें कूद गया था। मैं समझ गई। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस जगह से प्यार हो जाएगा। मैं आऊँगा। भले ही साहिल ने यह कहा, वह अपने दिल की गहराई में जानता था कि यह असंभव है। चाहे प्लैनेट रॉयल कितना भी महान क्यों न हो, वह यहाँ नहीं रुकेगा। जैसा कि कहा जाता है, किसी व्यक्ति के अपने घर का धुआं दूसरे के घर की आग से बेहतर होता है। साहिल केवल अर्थ पर ही घर जैसा महसूस करेगा। पूरे रास्ते एस्ट्रिड ही अकेली थी जो बोल रही थी। साहिल कभी कभार जवाब दे देता था। इस बीच गमोरा ने उन दोनों की बात सुनते हुए कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, साहिल काफ़ी अच्छा है। वह हार्ड टू गेट भावखाने के खेल में बहुत माहिर है। ऐसा लगता है कि वह एक पेशेवर है। इस तरह के लोग एस्ट्रिड जैसी अनुभवहीन लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक होंगे। हालांकि वह जितना अधिक ऐसा करता, गमोरा को उतना ही अधिक लगता कि उसके साथ कुछ गलत है। अध्याय 1235। एस्ट्रिड अभी भी बात कर रही थी जब साहिल को याद आया कि वह कुछ भूल गया था। फर्गस अभी भी गैलेक्सी वॉरशिप के अंदर है, इसीलिए वह प्लैनेट रॉयल आया था और एम्पायर की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। यह इसलिए था ताकि एम्पायर सांद्रूल सिनर्स के साथ युद्ध शुरू न करे जिससे लोगों को नुकसान हो। इसलिए साहिल ने पूछा, योर मेजेस्टी, एम्पायर और सांद्रूल सिनर्स के बीच क्या स्थिति है? गमोरा चौंक गई। उसे नहीं पता था कि साहिल अचानक सांद्रूल सिनर्स का जिक्र क्यों करेगा। हालांकि उसने जवाब दिया, सांद्रूल सिनर्स सिर्फ मस्खरे हैं। बेशक वे एम्पायर के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। बात बस इतनी है कि एम्परर बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे अभी के लिए बेधड़क घूम सकते हैं। जल्द ही हम उन सभी से छुटकारा पा लेंगे। बेशक गमोरा सच नहीं बताएगी। सांद्रूल सिनर्स के 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ काम करने का पता चलने के बाद एम्पायर बहुत परेशान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मो ने एम्परर को घायल कर दिया था। भले ही मो की चोटें और भी बदतर थीं, फिर भी लोगों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। एम्परर कौन था? वह मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और अब वह किसी और के द्वारा घायल कर दिया गया था। यदि बात बाहर निकली तो पूरा मिल्की वे अराजकता में डूब जाएगा। यह अच्छा है। मुझे रास्ते में कैलिस्टो परिवार का नया प्रमुख फर्गस मिला। वह पूरी तरह से सांद्रूल सिनर्स पर निर्भर हो गया था और 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ जुड़ गया था, जिससे उसकी ताकत आसमान छू गई। हालांकि मैंने उसे काबू में कर लिया है और वह गैलेक्सी वॉरशिप में है। योर मेजेस्टी, आप किसी को उसे ले जाने के लिए कह सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सांद्रूल सिनर्स के बारे में आपके शोध में मदद मिलेगी, साहिल ने कहा। ओह, कैलिस्टो परिवार सांद्रूल सिनर्स पर निर्भर हो गया है। क्या ये सच है? गमोरा को अब दिलचस्पी थी। कैलिस्टो परिवार मिल्की वे के 8 प्रमुख परिवारों में से एक था और वे कमजोर नहीं थे। एम्पायर ने सांद्रूल सिनर्स पर भरोसा करने वाली संदिग्ध ताकतों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की थी। हालांकि ये केवल संदेह थे और इनकी पुष्टि नहीं हुई थी। इसके अलावा कैलिस्टो परिवार संदिग्ध ताकतों की सूची में नहीं था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि कैलिस्टो परिवार अपने कदमों के निशान छिपाने में माहिर था। इसके अलावा एम्परर इस अवधि के दौरान आराम कर रहे थे और उनके लिए कार्रवाई करना असुविधाजनक था। यही कारण था कि एम्पायर ने कुछ नहीं किया। यदि इसकी पुष्टि हो जाती कि कैलिस्टो परिवार सांद्रूल सिनर्स पर निर्भर था तो एम्पायर उन पर दबाव डाल सकता था। एम्पायर दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में कैलिस्टो परिवार को दंडित कर सकता था। यदि साहिल की जानकारी वैध थी तो यह एम्पायर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे नहीं पता कि बाकी कैलिस्टो परिवार सांद्रूल सिनर्स के साथ काम कर रहा है या नहीं, लेकिन परिवार का प्रमुख फर्गस वास्तव में सांद्रूल सिनर्स का सदस्य बन गया है। आप उससे वह सब कुछ पूछ सकती हैं जो आप जानना चाहती हैं, साहिल ने जवाब दिया। बहुत अच्छा साहिल, यदि यह सच है तो तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया होगा, गमोरा ने ईमानदारी से कहा। साहिल मुस्कुराया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसे क्रेडिट की परवाह नहीं थी। वह बस मिल्की वे में युद्ध होते नहीं देखना चाहता था। एक तरफ इंसान होंगे जबकि दूसरी तरफ विदेशी नस्लों के साथ मिलीभगत करने वाले आधे इंसान आधे राक्षस होंगे। स्वाभाविक रूप से साहिल एम्पायर का साथ देगा। गमोरा के ऐसा कहने के बाद उसने अपने लोगों को फर्गस को बाहर लाने के लिए कहा। साहिल ने बालू को फर्गस को एम्पायर को सौंपने के लिए बाहर लाने के लिए भी सूचित किया। जल्द ही वे चारों रॉयल पैलेस में प्रिंसेस एस्ट्रिड के आंगन में पहुंच गए। किसी ने शानदार भोजन और पेय पदार्थों की मेज तैयार की थी। साहिल और अन्य लोगों के पहुंचने के बाद वे बैठ गए और स्वागत समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। पूरे भोजन के दौरान एस्ट्रिड खुश थी। जब से उसने साहिल के प्लैनेट रॉयल पहुंचने के बारे में सुना था वह उत्साहित थी। रात में साहिल के दूसरे आंगन में रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक पुरुष था, इसलिए वह प्रिंसेस एस्ट्रिड के आंगन में नहीं रह सकता था। भले ही एस्ट्रिड चाहती थी कि वह रुके, लेकिन एम्प्रेस गमोरा के आसपास होने के कारण ऐसा नहीं होगा। इस समय साहिल आंगन में मिया के साथ चाय पी रहा था और बातें कर रहा था। साथ ही उन्होंने प्लैनेट रॉयल के रात के आकाश का आनंद लिया। अध्याय 1236। प्लैनेट रॉयल से जैसा कि अपेक्षित था, इसका रात का आकाश भी काल्पनिक लग रहा था। अचानक साहिल की माइंड पावर ने एक ऐसी ऊर्जा को महसूस किया जो उसकी ओर आ रहे सूरज की तरह चमकदार थी। साहिल मुस्कुराया और बोला, चूंकि योर मेजेस्टी यहाँ हैं, तो आप खुद को प्रकट क्यों नहीं करते? बुरा नहीं है साहिल, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि गैमी सही थी। तुम वास्तव में कोई मूर्ख नहीं हो। एक गहरी और गूंजती आवाज साहिल और मिया के कानों में पड़ी। उनकी जानकारी के बिना एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति साहिल के सामने बैठा था। मिया को अपने दिमाग में गड़बड़ी महसूस हुई जब उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। साहिल ने उसे क्या बुलाया? योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी। मिल्की वे एम्पायर के योर मेजेस्टी एम्परर निम्बस। मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। ऐसा पौराणिक व्यक्तित्व अभी मेरे सामने है। मिया को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाली है। तब एम्परर निम्बस जैसे किसी व्यक्ति को देखने से आंखें जलने लगती थीं। वह सूरज की तरह थे, मिल्की वे पर चमक रहे थे और सभी शीर्ष ताकतों को वश में कर रहे थे। मिया आपका अभिवादन करती है, योर मेजेस्टी। मिया होश में आए और सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। इतना काफी है, तुम उठ सकती हो। योर मेजेस्टी आज रात यहाँ नहीं है, केवल एस्ट्रिड के पिता निम्बस हैं। मैं यहाँ एस्ट्रिड के पिता के रूप में हूँ। निम्बस ने अपना हाथ हिलाया और कहा, शुक्रिया योर मेजेस्टी। मिया खड़ी हुई और साहिल के पीछे चली गई। उसने बैठना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मिल्की वे में कितने लोग एम्परर निम्बस के बगल में बैठने की हिम्मत करते थे? मिया ने साहिल की ओर झांका। उसने देखा कि उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। वह वहां शांति से बैठा रहा और मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मुस्कुराहट के साथ देखा। वे एम्परर निम्बस हैं। मिया भ्रमित थी। वह नहीं जानती थी कि साहिल बहुत लंबे समय तक रॉयल रीजन छोड़ने के बाद अपना शिष्टाचार भूल गया था या उसके व्यवहार के पीछे कोई और कारण था। वह एम्परर का सामना करते हुए इतने शांत कैसे हो सकते थे? उसके साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद मिया ने नहीं सोचा था कि साहिल पागल था। वह काफी सामान्य है ना? वह अब इतना पागल क्यों लग रहा है? क्या एम्परर अभी भी एम्परर नहीं है, भले ही वह कहते हैं कि वह यहाँ एस्ट्रिड के पिता के रूप में हैं? क्या साहिल एम्परर को गंभीरता से ले रहा है? मिया साहिल को इसकी याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसके लिए बोलना अनुचित होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मिया चिंतित थी। यदि साहिल ने एम्परर का अपमान किया और उन्हें नाराज कर दिया तो उनका अंत निश्चित था। मिया को कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल पार्शियल इटर्नल रियलम तक पहुंच गया था और एम्परर निम्बस के समान स्तर पर था। बेशक साहिल अपने जैसे स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करने पर विनम्र नहीं होगा। साथ ही साहिल की ताकत जल्द ही फिर से बढ़ेगी। जब ऐसा होगा तो एम्परर को साहिल से मिलने पर झुकना पड़ सकता है। पार्शियल इटर्नल रियलम और इटर्नल रियलम के बीच का अंतर उससे पहले के रियलम्स के बीच के अंतर से अधिक महत्वपूर्ण था। यदि साहिल इसे तोड़ने में कामयाब रहा तो वह अमर हो जाएगा। यहाँ तक कि एम्परर निम्बस को भी इटर्नल रियलम वाले को मास्टर बुलाना पड़ेगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी। मिया जानती थी कि साहिल रहस्यमयी था, लेकिन फिर भी क्या वह एम्परर से अधिक शक्तिशाली था? बेशक वह अकेली नहीं थी जिसे ऐसा महसूस हुआ। हर कोई जो साहिल को जानता था वह नहीं सोचेगा कि वह एम्परर के समान स्तर पर था। अध्याय 1237। साहिल, तुम काफी अच्छे हो। मिल्की वे के युवाओं में तुम अकेले हो जो मुझसे मिलने पर इतने रिलैक्स और शांत हो, निम्बस ने कहा। निम्बस ने मन ही मन विलाप किया जब उसने साहिल को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। अन्य कारकों को छोड़कर साहिल का भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि वह निम्बस का सामना करते समय न तो चापलूसी कर रहा था और न ही अहंकारी था। मिल्की वे में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो निम्बस के सामने बैठकर इस तरह मुस्कुरा सकें। यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी प्रमुख ताकतों के ग्रैंड मास्टर्स सहित किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की।
मिस्टर बार्लो, आप बहुत दयालु हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि योर मेजेस्टी यहाँ नहीं है और आप यहाँ केवल एस्ट्रिड के पिता के रूप में हैं? चूंकि मैं एस्ट्रिड का दोस्त हूँ, इसलिए मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं है ना मिस्टर बार्लो? साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। निम्बस ने जो कहा उससे उसकी भावनाएं नहीं बदलीं। इसके अलावा साहिल ने सिस्टम का उपयोग करके अपनी असली ताकत छिपाई थी। यदि निम्बस को साहिल की असली ताकत का पता होता तो वह ऐसा नहीं कहता। साहिल कभी भी अपने सभी व्यापारिक रहस्यों को उजागर नहीं करेगा और अपने तुरुप के पत्तों को बहुत जल्दी प्रदर्शित नहीं करेगा। साहिल के पीछे मिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने सुना कि उसने क्या कहा। यदि ऐसा था तो साहिल ने वास्तव में एम्परर की बात को गंभीरता से लिया था। योर मेजेस्टी केवल विनम्र हो रहे थे, लेकिन साहिल इतना अनजान क्यों है? मुझे लगता है कि वह बहुत लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद बुनियादी शिष्टाचार भूल गया है। इस क्षण मिया को अपना भविष्य अंधकार में लगा। हालांकि चूंकि उसने साहिल के साथ रहने का फैसला किया था, इसलिए वह इसके कारण उसे नहीं छोड़ेगी। मिया ने एम्परर के जाने के बाद साहिल से इस बारे में बात करने का फैसला किया ताकि वह अब ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां न करे। शानदार, हाँ अंकल बार्लो। साहिल, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास एक निडर दिल है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास अभी इस स्तर की ताकत है। इसके अलावा भविष्य में तुम्हारी असीमित उपलब्धियां होंगी। निम्बस ठहाका मारकर हंसा। जब से वह यहाँ आया था, वह साहिल का निरीक्षण कर रहा था और यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि साहिल कौन था। हालांकि निम्बस को अभी तक साहिल में कुछ भी गलत नहीं मिला था। यदि साहिल सांग्रुल सिन्हा जासूस होता तो वह निम्बस से मिलने पर इतना अविचलित नहीं होता। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स के पास भी इतना मजबूत दिल नहीं होगा। साहिल जैसे युवक की तो बात ही छोड़िए। मिस्टर बार्लो, मेरी प्रशंसा करना बंद कीजिए। आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते, वरना मैं खुद पर घमंड करने लगूंगा। आपके आज रात यहाँ आने का कोई कारण होना चाहिए, है ना? साहिल ने वह सवाल पूछा जो उसके दिल में था। वह जानता था कि निम्बस नहीं चाहता था कि एस्ट्रिड को उसकी यात्रा के बारे में पता चले, इसीलिए वह इस समय यहाँ आया था। वह प्रिंसेस एस्ट्रिड से बचने की कोशिश कर रहा था। मिया अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी। जब भी साहिल कुछ कहता उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे तीर मार दिया हो। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। साहिल, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वह मिल्की वे एम्पायर का एम्परर है। क्या तुम थोड़ा विनम्र नहीं हो सकते और अच्छे से बात नहीं कर सकते? एम्प्रेस गमोरा और प्रिंसेस एस्ट्रिड के अलावा मिल्की वे में एकमात्र व्यक्ति जो निम्बस से उस लहजे में बात करने की हिम्मत करता है वह विल्फ्रेड है, जो अंधेरे में छिपा है। उन तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चौथा व्यक्ति है जो इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत करता है। अब साहिल चौथा व्यक्ति है। बेशक वे सांग्रुल सिनज अपवाद हैं। निम्बस दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल उससे उस लहजे में बात करेगा। अध्याय 1238। अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं। हालांकि चूंकि वह मिल्की वे एम्पायर का एम्परर था, इसलिए निम्बस इस तुच्छ मामले पर साहिल के साथ कुछ नहीं करेगा। वह आज यहाँ साहिल की पहचान की पुष्टि करने आया था। भले ही निम्बस को साहिल में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि साहिल संदेह से परे था। उसे अभी भी इसकी दोबारा पुष्टि करने की जरूरत थी। साहिल, मैं वास्तव में एक कारण से यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे बताएं, मिस्टर बार्लो। जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे। निम्बस के ऐसा कहने के बाद साहिल के जवाब देने से पहले ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने साहिल को गंभीरता से देखा और पूछा, साहिल, तुम कौन हो? साहिल सवाल से भ्रमित था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मिस्टर बार्लो? निम्बस के भाव बदलने के बाद मिया की जान हलक में आ गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने सोचा, ओह नहीं, साहिल ने योर मेजेस्टी को नाराज कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? सही, प्रिंसेस एस्ट्रिड। अब केवल वही साहिल को बचा सकती है। लेकिन मैं प्रिंसेस एस्ट्रिड को कैसे सूचित करूं? साहिल, एस्ट्रिड जब खतरे में थी तब वह गतिरोध में थी। जब मैं उसे बचाने गया तो सांग्रुल के किंग मो ने मुझे रोक दिया और एक पल के लिए मुझे लगा कि एस्ट्रिड नहीं बच पाएगी। तुम इतने संयोग से घटनास्थल पर क्यों दिखाई दिए? तुमने उसे इतनी आसानी से बचा लिया और उसके अच्छे पक्ष में आ गए। वह अब तुम्हारे प्रति जुनूनी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा संयोग है? निम्बस ने साहिल को सीधे घूरते हुए पूछा। निम्बस ने सोचा कि साहिल एक बड़ी प्रतिक्रिया दिखाएगा, चाहे वह समस्याग्रस्त हो या नहीं। हालांकि असहाय रूप से मुस्कुराने से पहले वह केवल थोड़ा चौंक गया था। फिर उसने उत्तर दिया, मिस्टर बार्लो, क्या आपको लगता है कि मैंने प्रिंसेस एस्ट्रिड को इसलिए बचाया क्योंकि मेरा कोई गुप्त मकसद था? क्या तुम्हारा नहीं है? यदि नहीं, तो तुम इस संयोग को कैसे समझा सकते हो? मैं वैसे भी आपको इस संयोग को कैसे समझा सकता हूँ?
यदि मैंने इस रणनीति का उपयोग करके हर रॉयल हाइनेस के करीब आने की योजना बनाई होती तो क्या वह मुझे सांद्रुल सिनर नहीं बना देता? हमें संदेह है कि तुम एक सांद्रुल सिनर जासूस हो जिसे एम्पायर में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। चूंकि तुम्हारे पास कहीं और कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए तुमने एस्ट्रिड के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। मिस्टर बार्लो, आपका संदेह निराधार है। मैंने अभी आपको वह राक्षस फर्गस भेजा है जो सांद्रुल सिनर्स पर निर्भर हो गया था और नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ जुड़ गया था। मैं खुद अचानक सांद्रुल सिनर क्यों हूँ? साहिल ने कड़वाहट से कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस पर इस तरह शक किया जाएगा। हालांकि उसने सोचा कि इसके बारे में सोचने के बाद निम्बस के लिए उस पर शक करना वाजिब था। मुख्य कारण ये था कि साहिल बिल्कुल सही समय पर दिखाई दिया था। सांद्रुल सिनर्स सदियों से दिखाई नहीं दिए थे, फिर भी जैसे ही साहिल रॉयल रीजन में पहुंचा उन्होंने वापसी की। कोई भी संदिग्ध होगा, यही कारण है कि हम थोड़ा अनिश्चित हैं। एम्पायर ने फर्गस की जांच की है और वह पूरी तरह से नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ जुड़ गया है। हम जो जानते हैं उसके अनुसार सांद्रुल सिनर्स के साथ ऐसा शायद ही कभी होता है, जिसका मतलब था कि उसका भविष्य उज्ज्वल था। इसके अलावा कैलिस्टो परिवार ने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया कि एम्पायर को उन पर संदेह नहीं हुआ। एम्पायर ने अब आपकी बदौलत उनका सफाया कर दिया है। यदि आपने हमारा विश्वास हासिल करने के लिए कैलिस्टो परिवार का इस्तेमाल किया तो मैं कल्पना करता हूं कि सांद्रुल सिनर्स के लिए ये कीमत बहुत अधिक है, निम्बस ने भ्रम में कहा। अभी कुछ समय पहले अजूर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर इंटरनल हॉल्स ने कैलिस्टो परिवार का सफाया कर दिया था। वे वास्तव में सांद्रुल सिनर्स की तरफ थे। जब हॉल्स कैलिस्टो परिवार पर छापा मार रहे थे तो उन्हें कैलिस्टो परिवार के भीतर कई सांद्रुल सिनकोर सीनियर्स छिपे हुए मिले। ये निश्चित रूप से सांद्रुल सिनर्स के लिए एक भारी झटका था। कैलिस्टो परिवार के बारे में जानने के बाद निम्बस जानता था कि साहिल के सांद्रुल सिनर होने की संभावना शून्य के करीब थी। हालांकि उसने फिर भी यह सवाल पूछा कि साहिल क्या जवाब देता है। अध्याय 1239। मिस्टर बार्लो, मैं वास्तव में आपको यह नहीं समझा सकता। जब मैं रॉयल रीजन पहुंचा तो मैं डांस फेरी का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति से टकरा गया और उसके कुछ ही समय बाद मैं प्रिंसेस एस्ट्रिड का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति से टकरा गया। मैं भी असहाय महसूस करता हूँ। यदि मैंने उन्हें नहीं बचाया होता तो मुझे दोषी महसूस होता, लेकिन यदि मैं उन्हें बचाता हूँ तो मैं खुद को बहुत सारी अनावश्यक परेशानी में डाल दूंगा। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था? मैं किसके पास अपना दुखड़ा रो सकता हूँ? साहिल ने बेबसी से कहा। साहिल, तुम्हें परेशानी पहुंचाने के लिए मुझे खेद है, मिया ने साहिल के पीछे माफ़ी मांगते हुए कहा। ये ठीक है मिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं शुरू में परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन बाद में तुमने मेरी बहुत मदद की। जब मैं रॉयल रीजन पहुंचा तो तुमने मेरे लिए बहुत सी चीज़ें आसान कर दीं। यदि नहीं तो मैंने तुम्हें अपने पास नहीं रखा होता, साहिल ने सांत्वना दी। साहिल, भले ही मुझे नहीं लगता कि तुम सांद्रुल से न हो, मेरे पास संदिग्ध होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह एस्ट्रिड से संबंधित है। इसीलिए मुझे इस बारे में सतर्क रहना होगा। मुझे अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताओ। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस क्षण से शुरू करना चाहिए जब से तुम्हें यादें बनना शुरू हुई और वर्तमान तक बताना चाहिए। साहिल को ये कठिन लगा। मैं उसे अपना अनुभव कैसे बताऊं? मैं नहीं कर सकता। मैं उसे सच नहीं बता सकता। मैं एक स्वदेशी जीवित ग्रह से हूं और मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं इस चरण तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा मेरे लिए कुछ बनावटी बातें करना अवास्तविक है। निम्बस एस्ट्रिड की तरह नहीं है। यदि साहिल ने कुछ बनाया तो वह बहुत जल्द नकली साबित हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वह घाटे में रहेगा। भले ही साहिल निम्बस से नहीं डरता था, लेकिन किसी भी संभावित परेशानी से बचना बेहतर होगा। वह एम्पायर के साथ गतिरोध में नहीं फंसना चाहता था। आखिरकार यदि साहिल को एम्पायर और उन आधे मानव आधे जानवर सांद्रुल सिनर्स के बीच चुनाव करना पड़ा तो वह एम्पायर का साथ देगा। निम्बस ये पूछकर साहिल की पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहता था। शायद उसने साहिल के बारे में पहले ही देख लिया होगा। चूंकि साहिल रॉयल रीजन से नहीं बल्कि एक स्वदेशी जीवित ग्रह से था, इसलिए यदि वह अचानक रॉयल रीजन में दिखाई दिया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए निम्बस ने उससे ये पूछा। साहिल ने अपना दिमाग लगाया, फिर भी उसे कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसलिए वह केवल अनुरोध को अस्वीकार कर सका। मिस्टर बार्लो, मुझे खेद है। हर किसी के पास रहस्य होते हैं और मेरा मानना है कि आपके पास भी होंगे। साथ ही मेरा अनुभव थोड़ा विशेष है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। कृपया मुझसे इसे साझा करने के लिए कहना बंद करें। तब मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? या यूं कहें कि तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकते हो? निम्बस ने पूछा। मैं पहले ही इस चरण तक पहुंच चुका हूं, तो यदि आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके अलावा मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता, साहिल ने हाथ फैलाते हुए बेबसी से कहा। साहिल, मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, निम्बस ने अपना चेहरा काला करते हुए कहा।
चूंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या मुझे रॉयल वीजन छोड़ देना चाहिए? मैं आपके और सांग्रुलसिनस के बीच की लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि प्रिंसेस एस्ट्रिड से मिलने के लिए कभी रॉयल वीजन वापस नहीं आऊंगा। हम कभी भी एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अब जब तुम यहाँ हो और अपने बारे में बताने से इनकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? मिस्टर बार्लो, कृपया मुझे मजबूर करना बंद करें। मैंने आपके लिए फर्गस को प्लैनेट रॉयल लाकर एम्पायर में योगदान दिया है ना? क्या आप अब मुझे जाने से रोक रहे हैं? ये कैसे वाजिब है? साहिल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दोनों अब एक दूसरे से कठोरता से बात कर रहे थे। एक तरफ मिया घबराहट से परे थी। उसे डर था कि यदि निम्बस खुश नहीं हुआ तो वह साहिल को मार देगा। साहिल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। सांग्रुलसिनस बीस्ट गैलेक्सी के 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ काम करने के बाद हम पर खतरनाक तरीके से दबाव डाल रहे हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो मिल्की वे में हर कोई प्रभावित होगा और अकल्पनीय हताहत होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन इंसानों को खाना पसंद करता है, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद मिल सकती है। यदि सांग्रुलसिनस मिल्की वे पर शासन करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो इंसान 9 हेडेड सरपेंट क्लैन का भोजन बन जाएंगे, निम्बस ने अचानक समझाया। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। तार्किक रूप से निम्बस को उस बदमाश साहिल का जीवन कठिन बना देना चाहिए क्योंकि साहिल ने उसे उस तरह बात करने की हिम्मत की थी। हालांकि निम्बस के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि साहिल के साथ संघर्ष शुरू न करना ही बेहतर होगा। अध्याय 1240। निम्बस ने महसूस किया कि यह एस्ट्रिड की वजह से था। चाहे जो भी हो, साहिल ने पहले एस्ट्रिड को बचाया था। यदि उसने साहिल के साथ कुछ किया तो एस्ट्रिड को समझाना मुश्किल होगा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि निम्बस को साहिल के सांग्रुलसिना जासूस होने का बहुत संदेह था। यदि साहिल ने सांग्रुलसिना होने का थोड़ा सा भी संकेत दिखाया तो मिल्की वे एम्पायर का एम्परर निम्बस उसे नहीं बख्शेगा। निम्बस अभी भी बड़ी तस्वीर देख सकता था। मिस्टर बार्लो, मैं समझता हूँ। बेशक, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। यदि आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वास्तव में अपनी पृष्ठभूमि नहीं समझा सकता, साहिल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। साहिल, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जिद्दी बने रहना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते? यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे लिए चीज़ें कठिन बना दोगे। निम्बस ने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल इतना जिद्दी होगा, तब भी जब उसने ये कह दिया था। वह मिल्की वे एम्पायर का एम्परर था। उसने एक बच्चे के साथ इतने शब्द कब साझा किए थे? निम्बस ने आज खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है मिस्टर बार्लो, भले ही मैं आपको बता दूं, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। चिंता न करें, रॉयल वीजन छोड़ने के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्द ही सांग्रुलसिनस का सफाया कर सकेंगे। साहिल के इतना कहने के बाद वह मिया से कहने के लिए मुड़ा, चलो चलते हैं मिया। फिर वह जाने के लिए उठा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई जो उस पर हावी हो रही थी। साहिल ने मिया को इस ऊर्जा से चोट पहुंचने से बचाने के लिए जल्दी से अपने पीछे खींच लिया। यदि नहीं तो अभी की ऊर्जा मिया को बेहोश कर देती। ये निम्बस की पूरी ताकत नहीं थी। यदि वह पार्शियल इटर्नल रियलम के रूप में अपनी ताकत दिखाता तो पूरा प्लैनेट रॉयल हिल जाता। इसके बावजूद मिया को अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गई हो। साहिल, तुम बहुत मूर्ख हो। मैं मिल्की वे एम्पायर का एम्परर हूं और तुम पहले युवक हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। यदि तुम अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए मुझे अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताते हो तो प्लैनेट रॉयल छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। यदि तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें एम्पायर और सांग्रुलसिनस के बीच युद्ध के अंत तक एम्पायर की जेल में बंद रखूंगा। तुम खुद चुन सकते हो। निम्बस अभी भी उसी जगह बैठा था, लेकिन उसकी ऊर्जा अलग थी। एक एम्परर को ऐसा ही होना चाहिए। अभी वह एक पिता था। भले ही निम्बस अब तक अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, फिर भी साहिल को अपनी ऊर्जा दिखाने के लिए इतना काफी था। हालांकि साहिल के गिड़गिड़ाने का नज़ारा, जिसे देखने की निम्बस को उम्मीद थी, कभी दिखाई नहीं दिया। साहिल मिया के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। निम्बस, मैंने तुम्हारा सम्मान किया और तुम्हें मिस्टर बार्लो बुलाया क्योंकि तुम एस्ट्रिड के पिता हो। अब तुम अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं। मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम मुझे रोक सकते हो। अध्याय 1241। साहिल का बयान अचानक बिजली की कड़क जैसा था। इससे न केवल उसके पीछे खड़ी मिया की आंखें फटी रह गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया, वह पूरी तरह से सोचने में असमर्थ हो गई, बल्कि सम्राट निम्बस भी वहां अत्यधिक चकित बैठे रहे। कितने साल हो गए हैं? उसे इस तरह से बात किए हुए कितने साल बीत चुके हैं? वह कौन था? वह मिल्की वे साम्राज्य का सम्राट और आकाशगंगा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे हर कोई स्वीकार करता था।
अब साहिल जैसा एक छोकरा उसे नाम से पुकार रहा था और यहाँ तक कि सवाल कर रहा था कि क्या निम्बस उसे रोक सकता है। ये कितना बड़ा मजाक था। भले ही साहिल के पास बड़ी क्षमता थी, लेकिन सम्राट निम्बस के सामने एक चींटी के साथ उसका क्या अंतर था। निम्बस ने महसूस किया कि वह साहिल को सिर्फ एक उंगली से मार सकता है। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि साहिल को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। साहिल ने शुरू से ही निम्बस को कोई सम्मान नहीं दिखाया। क्या उसके पास कोई सहारा है या वह सिर्फ अज्ञानी है? जब निम्बस ने इसके बारे में सोचा तो वह खुद पर हंसा। तो क्या हुआ अगर साहिल के पास कोई सहारा है? मिल्की वे में हर कोई मुझसे डरता है, मैंने कब किसी से डर महसूस किया है? युवा वास्तव में वर्षों के साथ और अधिक साहसी होते जाते हैं। साहिल, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें ऐसा कहने के लिए कीमत चुकानी होगी? अपने परिवार के बड़ों से पूछो कि क्या वे मुझे सीधे नाम से पुकारने और मुझसे ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हैं। शांत लगने के बावजूद मिया साहिल के पीछे से निम्बस का गुस्सा महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से साहिल के कपड़े खींचे, उसे सम्राट से माफ़ी मांगने के लिए कहने की कोशिश की। इसके बाद वह राजकुमारी एस्ट्रिड से मध्यस्थ बनने के लिए कहेगी। यदि नहीं, तो यह मामला एक प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचेगा। मिल्की वे में कितने लोग सम्राट के गुस्से का सामना कर सकते थे? निम्बस मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और वह इतने वर्षों से मिल्की वे की खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर था। अब एक युवक उसकी ओर इशारा कर रहा था और दावा कर रहा था कि वह अपनी वरिष्ठता का फायदा उठा रहा है। अगर वह खराब मिजाज वाला कोई व्यक्ति होता तो वह उसी समय साहिल को एक थप्पड़ से मार देता। सम्राट के रूप में निम्बस अपने गुस्से पर अच्छी तरह नियंत्रण रख सकता था। इसके बावजूद निम्बस फिर भी साहिल को एक दर्दनाक सबक देगा ताकि वह ठीक से व्यवहार करना सीख सके। मुझे अपने बड़ों से पूछने की ज़रूरत नहीं है निम्बस। तुम मेरी ओर जो कुछ भी फेंकोगे मैं उसे रोक दूंगा। संयोग से मैं देखना चाहता हूं कि क्या सम्राट मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उतना ही अच्छा है जितना उसे बताया जाता है और क्या वह इस उपाधि के योग्य है। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसने अपने पास रखी लकड़ी की म्यान से तलवार निकाल ली। एक लंबी लाल तलवार साहिल के सामने रुकने से पहले ऊपर उठी। इसके बाद साहिल ने उसे पकड़ लिया। जब साहिल ने ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ा तो उसका आभास बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी क्षमता दिखाने वाला है। निम्बस ने चुपचाप साहिल को देखा। वह गुस्से से हंसी में फूटने ही वाला था। एक मूर्ख बच्चे ने कब सम्राट के रूप में मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत की है? लेकिन निम्बस ने साहिल के हाथ में तलवार को देखा। ये तलवार थोड़ी अजीब लग रही थी और उसे इससे खतरा महसूस हुआ। दुर्भाग्य से निम्बस तलवारों का उपयोग नहीं करता था। यदि ऐसा होता तो इस तलवार की मदद से उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती। अगर ऐसा होता तो मैं उसे अब और डराने में सक्षम नहीं होता। साहिल, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह विश्वास क्यों है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी तलवार काफ़ी दिलचस्प है। दुर्भाग्य से ये पर्याप्त नहीं है। ये हमारे बीच के अंतर को पूरा नहीं कर सकती। निम्बस साहिल को सबक सिखाने के लिए अपनी सीट से उठ गया। भले ही विल्फ्रेड ने उससे फिलहाल न लड़ने के लिए कहा था, लेकिन साहिल सिर्फ एक बच्चा था। क्या उसे साहिल पर अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत होगी? सच में, मुझे नहीं लगता कि तुम ये तय कर सकते हो। हमें केवल एक द्वंद्व के बाद ही पता चलेगा। साहिल उत्साहित होने लगा। जब से वह आंशिक इटर्नल रियलम में पहुंचा था, वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए अपने स्तर के किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। अध्याय 1242। दुर्भाग्य से मिल्की वे की सार्वजनिक नज़र में निम्बस आंशिक इटर्नल रियलम में अकेला था। साहिल को चुनौती देने के लिए कोई और नहीं मिल सका। अब उसका मौका आ गया था। वह निम्बस के साथ द्वंद्व कर सकता था और साथ ही वह पता लगा सकता था कि उसमें क्या कमी है। जब निम्बस साहिल को उसके परिवार की ओर से सबक सिखाने ही वाला था, चूं आंगन का दरवाज़ा धकेला गया और राजकुमारी एस्ट्रिड अंदर आई। जैसे ही वह अंदर आए, उसने अपने पिता को साहिल के सामने खड़ा देखा। उसी समय साहिल हाथ में एक लंबी लाल तलवार लिए हुए था। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? साहिल, तुम तलवार क्यों पकड़े हुए हो? तुम क्या कर रहे हो? एस्ट्रिड ने उत्सुकता से पूछा। जब निम्बस ने एस्ट्रिड की आवाज़ सुनी तो वह हंसा और बोला, एस्ट्रिड, तुम यहाँ हो? हाँ, साहिल ने कहा कि मैं उसका आदर्श हूँ और वह बहुत लंबे समय से मेरी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए वह चाहता था कि मैं उसे कुछ मार्गदर्शन दूँ। एस्ट्रिड के आने से मिया की तनावपूर्ण नसें तुरंत शांत हो गईं। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। हम आज रात बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन क्या अब हम जीवित रह सकते हैं जब हमने महामहिम को नाराज कर दिया है? सच में, एस्ट्रिड ने साहिल की ओर देखा। निम्बस ने जो कहा उस पर साहिल तिरस्कारपूर्ण था। तुम्हारी प्रशंसा कौन कर रहा है? अगर एस्ट्रिड इतनी अचानक नहीं आती तो ये कहना मुश्किल होता कि अगर हमारे बीच लड़ाई होती तो कौन जीतता। साथ ही तुम गलत हो कि जब मैं अंततः इटर्नल रियलम में प्रवेश करूंगा तो कौन किसकी प्रशंसा करेगा। हालांकि आंतरिक रूप से शिकायत करने के बाद साहिल ने उत्तर दिया, हाँ,
आपकी रॉयल हाइनेस, मैं मिस्टर बार्लो से कुछ मार्गदर्शन चाहता था, लेकिन हमारे शुरू करने से पहले ही आप यहाँ पहुँच गईं। तुम जारी रख सकते हो। दिखावा करो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं बस इधर उधर देखने आई हूँ, एस्ट्रिड ने कहा। रहने दो, हम अगली बार इसके बारे में बात करेंगे। मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाना है। एस्ट्रिड, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। मैं अगली बार खाली होने पर साहिल को मार्गदर्शन देने आऊँगा। निम्बस ने जानबूझकर मार्गदर्शन शब्द को बड़ा चढ़ाकर कहा। साहिल ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। जाहिर है वह समझ सकता था कि निम्बस का इससे क्या मतलब था। हालांकि क्या वह डरा हुआ था? तो क्या हुआ अगर वह सम्राट था? वह केवल आंशिक इटर्नल रियलम में था, जबकि साहिल के पास एक ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड थी जो सभी बुरी चीजों को काट सकती थी। वह निम्बस से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, मिस्टर बार्लो। मैं आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आंगन से चुपचाप ओझल होने से पहले निम्बस ने साहिल को घूर कर देखा। एस्ट्रिड और मिया ने नहीं देखा कि निम्बस कैसे चला गया। केवल साहिल, जो आंशिक इटर्नल रियलम में था, ने इसे देखा। निम्बस के जाने के बाद साहिल ने अपनी तलवार वापस लकड़ी की म्यान में रख दी। उसने कहा, कृपया बैठिए, आपकी रॉयल हाइनेस। एस्ट्रिड वहां बैठने के लिए चल पड़ी जहां अभी निम्बस बैठा था। मिया, क्या बात है? एस्ट्रिड ने मिया की ओर देखते हुए पूछा। साहिल ने मिया का आधा शरीर भीगा हुआ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। रेशमी लंबी ड्रेस उसके शरीर से कसकर लिपटी हुई थी, जो उसकी आकर्षक आकृति को उजागर कर रही थी। मेरे भगवान! साहिल की आंखें फटी रह गईं। जब उसके कपड़े गीले होते हैं तो वह बहुत आकर्षक लगती है। साहिल ने खुद को घूरने से रोकने के लिए जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। यदि नहीं, तो उसके लिए आज रात सो पाना मुश्किल होगा। जब से उसने पृथ्वी छोड़ी थी, साहिल ने कभी उस तरह की चीज के बारे में नहीं सोचा था। अब जब मिया ऐसी थी तो वह शायद ही खुद को रोक पा रहा था। साथ ही वह थोड़ा अवाक भी था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन मिया का पसीना उसके कपड़ों में भीग गया था। अध्याय 1243। मिया ने भी अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। अपने कपड़ों को अपने शरीर से चिपके हुए महसूस करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से घर के अंदर चली गई। चलते चलते उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आपकी रॉयल हाइनेस। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। आपको पहले बात करनी चाहिए। मैं जाकर नहा लेती हूँ और नए कपड़े बदल लेती हूँ। क्या इतनी गर्मी है? एस्ट्रिड ने खुद को देखा। प्लैनेट रॉयल का रात का तापमान बिल्कुल सही है। हालांकि उसने इस पर गौर नहीं किया। जाओ मिया, हम बात करते हुए तुम्हारा इंतजार करेंगे, एस्ट्रिड ने कहा। मिया जल्दी से नहाने और कपड़े बदलने के लिए घर के अंदर भागी। साहिल अपनी सीट पर वापस गया और पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, आपकी रॉयल हाइनेस? नहीं, मैं बस बहुत ऊब गई थी, इसलिए मैं तुमसे बात करने आना चाहती थी। साहिल, चूंकि हम दोस्त हैं, तुम्हें मुझे आपकी रॉयल हाइनेस कहना बंद कर देना चाहिए। इससे हम अजनबियों की तरह लगते हैं। तुम मुझे बस एस्ट्रिड कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको मिस एस्ट्रिड कह सकता हूँ, साहिल ने सोचा और कहा। ठीक है, एस्ट्रिड मान गई। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी सफल हो सकती है। जब तक वह पहला कदम उठाती, वह भविष्य में उसे धीरे धीरे बदल सकती थी। साहिल, क्या तुम फिर से अन्वेषण करने गए थे? मैं भी तुम्हारे साथ बाहरी दुनिया देखना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मेरे माता पिता मुझे जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं बस कुछ काम निपटाने गया था। मिस एस्ट्रिड, सम्राट और महारानी के पास उनके कारण हैं। हाल ही में संगरिल सिनस बेलगाम हो रहे हैं, इसलिए प्लैनेट रॉयल को छोड़कर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए और बाहर जाने की योजना तभी बनानी चाहिए जब वह फिर से सुरक्षित हो जाए। जब समय आएगा तो क्या मैं तुम्हारे साथ अन्वेषण करने जा सकती हूँ? एस्ट्रिड ने उम्मीद के साथ पूछा। शायद नहीं। जिन जगहों पर मैं जाता हूँ वे बहुत खतरनाक हैं और वे आपके लिए उपयुक्त नहीं होंगी। साथ ही सम्राट और महारानी भी सहमत नहीं होंगे, साहिल ने अस्वीकार कर दिया। फिर मिया तुम्हारे साथ क्यों जा सकती है, लेकिन मैं नहीं? मिया की पहचान तुम्हारी जैसी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सम्राट और महारानी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैं अपने माता पिता को मना सकूं, तो क्या तुम मुझे ले जाओगे? बिल्कुल, साहिल ने उत्तर दिया। सच में? एस्ट्रिड ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सच में। अगर सम्राट और महारानी सहमत हो जाते हैं तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। एस्ट्रिड ने खुशी खुशी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है। यह एक सौदा है, यह एक सौदा है। साहिल ने भी एस्ट्रिड को हाई फाइव देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तड़ाक! उसके एस्ट्रिड से वादा करने का कारण ये था कि वह परिणाम जानता था। अभी निम्बस के साथ उसका जैसा संघर्ष हुआ था और लगभग उससे लड़ाई हुई थी, उसे देखते हुए एस्ट्रिड कभी भी निम्बस को मना नहीं सकती थी। इसीलिए साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति देने की हिम्मत की। वह एस्ट्रिड से निपट सकता था और उसे हमेशा के लिए रोक भी सकता था।
इसलिए सहमत क्यों न हो। वैसे भी अगर निम्बस ने उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी तो इसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। उन दोनों की बातचीत के कुछ ही देर बाद मिया नए लिबास में बाहर आए। साहिल ने अनजाने में मिया की ओर देखा। उसने हमेशा ढीले कपड़े पहने थे, इसलिए साहिल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इतनी आकर्षक आकृति होगी। वह सेलिना से भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकती थी। मिया के बैठने के बाद वह बातचीत में शामिल हो गई। अध्याय 1244। दोनों महिलाएं खुशी खुशी बातें कर रही थीं। एस्ट्रिड उनसे पूछती रही कि वे कहाँ गए थे, जबकि मिया ने एस्ट्रिड को बताने के लिए कुछ दिलचस्प अनुभव चुने। जैसे जैसे एस्ट्रिड सुनती गई उसे ईर्ष्या महसूस हुई। उसने आशा व्यक्त की कि उसके पिता जल्द ही संगरिल सिनल्स को खत्म कर देंगे ताकि वह साहिल के साथ मिल्की वे के हर कोने में जाने के लिए सहमत हो जाए। निम्बस अपने अस्थायी शाही निवास पर वापस चला गया और महारानी गमोरा उसके पास आईं। तो क्या आपने इसकी पुष्टि कर ली है? गमोरा ने पूछा। मैंने कर ली है। इसकी संभावना नहीं है कि संगरिल सिनल्स ने साहिल को भेजा है। निम्बस ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। फिर उसने गमोरा को बताया कि क्या हुआ था। क्या आपने कहा कि साहिल लगभग आपसे लड़ ही पड़ा था? गमोरा ने अपनी सुंदर आंखें फाड़ लीं और आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर एस्ट्रिड इतनी अचानक नहीं घुसती तो मैंने उस बच्चे को कुछ तहजीब सिखा दी होती और उसे सिखा दिया होता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, निम्बस ने गुस्से में कहा। वह इतना साहसी कैसे है? क्या उसे मरने का शौक है? क्या वह मौत से नहीं डरता? इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? गमोरा दंग रह गई। वह इसे समझ नहीं पा रही थी। उस युवक ने उसके पति के प्रति इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? पूरे मिल्की वे में किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसे हिम्मत किसने दी? क्या उस युवक को कोई डर नहीं है? उसके दिमाग का कोई पेंच निश्चित रूप से ढीला है। नहीं, मैं एस्ट्रिड को उसके करीब नहीं जाने दे सकती। मैं भी उत्सुक हूँ। साहिल के पास बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उनका पता नहीं लगा सका। चूंकि आप नहीं लड़े, तो आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि संगरिल सिनल्स ने उसे नहीं भेजा? वह इस तथ्य को छिपा सकता है कि वह नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ पूरी तरह से मिल गया है यदि वह कबीले की शक्ति का उपयोग नहीं करता है। इसके अलावा अगर मैं चीज़ों को एक कदम आगे ले जाऊं, भले ही वह नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ नहीं मिला हो, आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वह संगरिल सिना नहीं है। कैलिस्टो परिवार को साम्राज्य को सौंपने और इस तथ्य को उजागर करने का कार्य कि संगरिल सिनस कैलिस्टो परिवार में घुसपैठ कर चुके थे, उसे एक संदिग्ध के रूप में खारिज करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैलिस्टो परिवार का मुखिया नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ पूरी तरह से मिल सकता था। इस तरह का व्यक्ति संगरिल सिनल्स के बीच बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार उसकी स्थिति बहुत ऊंची है और उसे रॉयल्टी माना जाता है। अगर यह मौका जाल होता तो इसकी कीमत बहुत अधिक होती। साथ ही मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मिला। वह क्या है? गमोरा ने उत्सुकता से पूछा। साहिल की तलवार, निम्बस ने उत्तर दिया। कौन सी तलवार? एक ऐसी तलवार जिससे मुझे खतरा महसूस हो सकता है। साथ ही इस तलवार में एक मजबूत और जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए ये सभी बुरी चीज़ों की घातक दुश्मन है। यदि व्यक्ति बुरा है तो वे इस तलवार को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए यदि साहिल इसका उपयोग लड़ने के लिए कर सकता है तो ये काफ़ी स्पष्ट है। क्या आपने कहा कि साहिल के पास एक तलवार है जिससे आपको खतरा महसूस होता है और ये तलवार सभी बुरी चीज़ों की घातक दुश्मन है? बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि उसे यह कहाँ से मिली, लेकिन यह निर्विवाद रूप से एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। उसने बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए इस तलवार की शक्ति का उपयोग किया होगा। इसलिए उसने सोचा कि वह मेरे ही स्तर पर हो सकता है। कितना हास्यास्पद है। निम्बस हंसा। चाहे वह तलवार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निर्जीव है। साथ ही यह एक बाहरी वस्तु है। सच्ची ताकत अपने आप से आती है। मुझे लगता है कि साहिल गलत रास्ते पर निकल गया है। मैं राजकीय भोज के बाद उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए समय निकालूंगा। मैं चाहता हूं कि वह जान ले कि सबसे शक्तिशाली हथियार भी हमेशा सिर्फ एक सहायता ही रहेगा। जब ताकत में बहुत बड़ा अंतर होता है तो कोई भी चीज़ इसकी भरपाई नहीं कर सकती। मैं ये भी चाहता हूं कि वह उस स्थिति को समझे जिसमें वह है। मुझे अब राहत मिली है कि साहिल संगरिल सिना नहीं है। हालांकि हमें अभी भी एस्ट्रिड पर ध्यान देना होगा, गमोरा ने कहा। बिल्कुल, मैं किसी को निम्बस बार्लो की बेटी का अपहरण कैसे करने दे सकता हूँ? इसके अलावा वह छोकरा मुझे नाम से पुकारने और यह कहने की हिम्मत भी करता है कि मैं अपनी वरिष्ठता का फ़ायदा उठा रहा हूँ। वह इतना साहसी है कि यह मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। निम्बस साहिल ने उससे जो कहा था उसे याद करने के बाद भी शांत नहीं हो सका। अगर वह इसे अच्छे ढंग से कहे तो साहिल निडर था। हालांकि यदि वह ईमानदार होता तो साहिल एक मूर्ख था जिसे यह नहीं पता था कि स्थिति को कैसे पढ़ा जाए। मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट के साथ इतनी अशिष्टता करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या मोहभंग वाला युवक है? अध्याय 1245। मिल्की वे के किनारे पर लाइट स्टार पर। हरामजादे,
क्या तुम सब मूर्ख हो? साम्राज्य कैलिस्टो परिवार को कैसे खत्म कर सकता है जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? संगरिल के राजा मो ने काले कपड़े पहने लोगों की ओर इशारा किया और उन्हें कोसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य कैलिस्टो परिवार को खत्म कर देगा। किसी को पता होना चाहिए कि संगरिल की भविष्य की योजनाओं में कैलिस्टो परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन अधिकांश ताकतों से संगरिल ने संपर्क किया वे तटस्थ रहीं। केवल 2 ताकतें पूरी तरह से संगरिल के पक्ष में थीं और कैलिस्टो परिवार उनमें से एक था। राजकीय भोज में संगरिल की शक्तियां और 9 हेडेड सरपेंट क्लैन बार्लो परिवार के उन 2 लोगों को मार देंगे जो संगरिल कितना मजबूत था ये दिखाने के लिए आंशिक इटर्नल रियलम में थे। फिर वे 2 ताकतें उपस्थित सभी लोगों को संगरिल पर भरोसा करने की घोषणा करेंगी। अगर कोई नेतृत्व करने वाला होता तो यह आसान होता। भले ही कुछ ताकतें शिष्टाचार का ढोंग करेंगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर संगरिल का अनुसरण करेंगी। कम से कम संगरिल को सभी ताकतों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाएगा। जब तक वे राजकीय भोज में आधी ताकतों को संगरिल के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकते थे, वे बाकी के साथ अपना समय ले सकते थे। जल्द ही संगरिल वास्तव में मिल्की वे पर कब्जा कर लेगा। ये सबसे अच्छी स्थिति होगी और वे उन भयानक यूनिवर्स एनफोर्सेस को सचेत नहीं करेंगे। उनका गश्ती क्षेत्र बहुत बड़ा था। मिल्की वे सिर्फ एक लेवल 3 की सभ्यता थी, इसलिए यूनिवर्स एनफोर्सेस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे जब तक कि कोई बड़े पैमाने पर युद्ध न हो। हालांकि अब कैलिस्टो परिवार चला गया था। यदि केवल एक ही ताकत नेतृत्व कर रही होती तो प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता। मो को गुस्सा और उत्तेजना महसूस क्यों नहीं होगी? मुझे क्षमा करें महामहिम, हमें फर्गस के उजागर होने की उम्मीद नहीं थी। उसे अपने परिवार पर कब्जा करने में मदद करने के बाद हमने उसे कम प्रोफाइल रखने और आपकी महामहिम के आदेशों की प्रतीक्षा करते हुए छिपने की चेतावनी दी थी। हालांकि उसने सुनने से इनकार कर दिया और इसे सार्वजनिक करने पर अड़ा रहा। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा हो गया। लानत है उस फर्गस पर। उसका भविष्य उज्ज्वल था क्योंकि वह 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के जीन के साथ पूरी तरह से मिल सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख होगा और बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाएगा। संगरिल ने अब हमारे पास जो कुछ है उसे पाने के लिए कितने सालों तक इंतजार किया है। फिर भी वह थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सका। वह निकम्मा मरने के लायक है, लेकिन इससे भी बुरा यह है कि उसने हमारी मूल योजना को बाधित कर दिया। मो दहाड़ा, महामहिम, यदि हमारे पास कैलिस्टो परिवार नहीं है तब भी हम बार्लो परिवार को नष्ट कर सकते हैं और 9 हेडेड सरपेंट क्लैन की मदद से वह वापस ले सकते हैं जो हमारा है। दफा हो जाओ, तुम क्या ख्वाब जानते हो? अगर यह इतना आसान होता तो क्या मैं तुमसे उन ताकतों में घुसपैठ करने के लिए कहता? क्या बार्लो परिवार को अंदर घुसकर खत्म करना आसान नहीं होगा? रॉयल वीजन की प्रमुख ताकतों की मदद के बिना मिल्की वे को नियंत्रित करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, भले ही हम बार्लो परिवार को खत्म कर दें। इसके अलावा 9 हेडेड सरपेंट क्लैन भी कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम उन डरावने लोगों को सचेत करते हैं तो सबका विनाश तय है। महामहिम, वे डरावने लोग कौन हैं? 4 आंतरिक हॉल के अलावा क्या साम्राज्य में अंधेरे में छिपी और भी शक्तियां हैं जिनसे 9 हेडेड सरपेंट क्लैन भी डरता है? तुम उच्च स्तर पर नहीं हो, इसलिए तुम कुछ चीजों को नहीं समझते हो। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, अब जब हम यहाँ हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते। 3 दिनों में सभी को और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करो। हम वह वापस लेने के लिए प्लेनेट रॉयल की ओर बढ़ेंगे जो हमारा है। जी महामहिम, काले कपड़े पहने आदमी ने उत्तर दिया। राजा ने उन्हें नहीं बताया कि वे डरावने लोग कौन थे और उन्होंने आगे पूछने की परवाह नहीं की। हालांकि उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब से निम्बस पहली रात साहिल से मिलने गया था वह दोबारा कभी नहीं आया। साहिल ने सोचा था कि निम्बस दूसरी रात दोबारा आएगा, हालांकि 3 रातें बीतने के बाद भी वह कभी नहीं आया। साहिल शुरू में अपनी सीमाओं का परीक्षण करने और अपनी कमजोरियों की पहचान करने के लिए निम्बस के साथ द्वंद्व करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा। साहिल प्लेनेट रॉयल भी छोड़ना चाहता था, लेकिन एस्ट्रिड उसे और मिया को प्लेनेट रॉयल के आसपास घुमाने के लिए ले जाती रही। दोनों महिलाओं ने खूब आनंद लिया, इसलिए उसने अब इसके बारे में जिक्र नहीं किया। राजकीय भोज में केवल कुछ ही दिन बचे थे और यदि वह भोज के बाद चला गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 1246। इन दिनों प्लेनेट रॉयल पर अधिक से अधिक लोग आ रहे थे। ये लोग विभिन्न ताकतों के प्रतिनिधि थे जो राजकीय भोज में भाग लेने आए थे। हालांकि भले ही वहां अधिक लोग थे, लेकिन वहां अराजकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने भी प्लेनेट रॉयल पर कोई परेशानी शुरू करने की हिम्मत नहीं की। अब प्लेनेट रॉयल पर अधिक लोग थे, इसलिए अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए मिया ने अपने भव्य चेहरे को छिपाने के लिए फिर से अपना घूंघट डाल लिया। आखिरकार वह मिल्की वे में काफी लोकप्रिय थी और बहुत से लोग उसे जानते थे। तीनों ने अपने पास बचे हुए समय का उपयोग करके प्लेनेट रॉयल के सभी प्रकार के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया।
यात्रा के दौरान साहिल ने गुप्त रूप से उन पर नजर रखने वाले लोगों की कुछ टीमों को देखा। निम्बस ने उन्हें राजकुमारी एस्ट्रिड की रक्षा के लिए भेजा होगा। उसने उन्हें उजागर भी नहीं किया और न देखने का नाटक किया। जैसे जैसे समय बीता, राजकीय भोज भी नजदीक आ गया। पूरा ग्रह व्यस्त होने लगा। इस वर्ष का राजकीय भोज अब तक का सबसे बड़ा था। इसे अभूतपूर्व रूप से भव्य कहा जा सकता है। मिल्की वे की लगभग सभी ताकतें भाग लेने के लिए किसी न किसी को भेजेंगी। तब बार्लो, जो मिल्की वे साम्राज्य का शाही परिवार थे, साम्राज्य की वेदी पर स्वर्ग को बलि चढ़ाने के लिए साम्राज्य के राजनीतिक जगत और सेना की महत्वपूर्ण हस्तियों को लाते थे। हालांकि इस बार चून की संगरिल सिनर्स ने नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ वापसी की थी। निम्बस ने संगरिल को खत्म करने के लिए मिल्की वे की सभी ताकतों को इकट्ठा करने का फैसला किया। यही कारण था कि भोज इतना भव्य था और क्यों उन्होंने इतनी सारी ताकतों को आमंत्रित किया था। लाइट स्टार अनगिनत उड़ने वाले जहाज अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे और उड़ान भरने के लिए तैयार थे। मौके भावनात्मक भाषण ने सभी संगरिल सिनर्स को झकझोर कर रख दिया। वे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उनमें से कुछ के पहले से ही बहुत सारे वंशज थे। इसके बावजूद वे सब खुद को रोके हुए थे। वे उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने के लिए बेताब थे जिसमें कोई न्याय नहीं था। वे अपनी पिछली महिमा को वापस पाना चाहते थे और मिल्की वे में हर अच्छी चीज का आनंद लेना चाहते थे। संगरिल के नागरिकों, क्या आप अभी भी मौत की कगार पर और न्याय के बिना दुनिया में रहना चाहते हैं? मो ने जोर से पूछा। नहीं, सभी संगरिल सिनर्स ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। क्या आप मिल्की वे में सभी अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं? शराब, भोजन, महिलाएं? हाँ, तो चलिए चलते हैं। ये वह क्षण होगा जब हम संगरिल के भाग्य का फैसला करेंगे। हमें वह सब वापस लेना होगा जो कभी हमारा था और संगरिल की पूर्व महिमा को बहाल करना होगा। संगरिल अमर रहे, राजा अमर रहे। अनगिनत संगरिल सिनर्स उत्साह से चिल्लाए। वे इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इस पल के लिए बहुत सारी चीजें भी छोड़ दी थीं। उनमें से कुछ तो आधे इंसान, आधे जानवर, राक्षस बनने को भी तैयार थे। चलिए चलते हैं, वो नेतृत्व कर रहा था। वह सभी संगरिल नागरिकों को प्लैनेट रॉयल ले आया। वे साम्राज्य के राजकीय भोज के दौरान मिल्की वे की सभी ताकतों के सामने वह वापस लेना चाहते थे जो कभी संगरिल का हुआ करता था। तब से मिल्की वे साम्राज्य इतिहास बन जाएगा और संगरिल उदय होगा और मिल्की वे साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। अध्याय 1247। मोर आंशिक इटर्नल रियलम वाले 4 नाइन हेडेड सरपेंट लगभग सभी संगरिल सिनर्स के साथ प्लैनेट रॉयल के लिए रवाना हुए। उन्होंने कसम खाई कि वे संगरिल से जुड़ी हर चीज वापस ले लेंगे। ये संगरिल और मिल्की वे साम्राज्य के बीच आखिरी लड़ाई होगी। विजेता को मिल्की वे में सब कुछ मिलेगा, जबकि हारने वाला इतिहास बन जाएगा। चाहे जो भी जीते, वे दूसरे पक्ष को वापसी करने का मौका नहीं देंगे। संगरिल की तरफ आंशिक इटर्नल रियलम में 5 लोग थे, जबकि साम्राज्य के पास केवल 2 थे। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो साम्राज्य निश्चित रूप से हार जाएगा। मो को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या वह बार्लो परिवार को खत्म कर सकता है। इसके विपरीत वह इस बात से चिंतित था कि निम्बस राजकीय भोज में नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन का पर्दाफाश कर देगा। आखिरकार नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन ने मिल्की वे के पूरे इतिहास में बहुत सारे अपराध किए थे। वे बढ़ने में मदद के लिए इंसानों को खाना पसंद करते थे और अकेले यही मिल्की वे में हर इंसान द्वारा उनसे नफरत करने के लिए काफ़ी था। इसलिए भले ही वे बार्लो परिवार को खत्म करने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर मिल्की वे की सभी ताकतों को इस बारे में पता चला तो वे उनके खिलाफ जाने के लिए मिलकर काम करेंगी। अंततः मिल्की वे में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने यूनिवर्स एनफोर्सर्स को सचेत किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मो को बार्लो परिवार को बहुत तेजी से नष्ट करना पड़ा, इससे पहले कि निम्बस को राजकीय भोज में नाइन हेडेड सरपेंट क्लैन को उजागर करने का मौका मिले। साथ ही उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी थी ताकि सभी ताकतें डरी रहें। इस तरह वह अपनी सभी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता था। दुर्भाग्य से उसका महत्वपूर्ण मोहरा कैलिस्टो परिवार साम्राज्य द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यदि नहीं तो अगर उसके पास संगरिल के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करने वाली 2 ताकतें होती तो बेहतर प्रभाव पड़ता। प्लैनेट रॉयल राजकीय भोज नजदीक आ रहा था। विभिन्न ताकतों के बहुत से शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर प्लैनेट रॉयल पहुंचे। सम्राट निम्बस और महारानी गमोरा विभिन्न ताकतों के ग्रैंड मास्टर्स का स्वागत कर रहे थे। उनमें लूना पैलेस की प्रतिष्ठित बुजुर्ग ओफेलिया लिब्रा भी थीं। ओफेलिया पहले गमोरा की गुरु थीं। ओफेलिया ने गमोरा को गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। ये कहा जा सकता है कि ओफेलिया गमोरा की गुरु और दत्तक माँ थीं। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। ओफेलिया के बिना कोई महारानी गमोरा नहीं होती। शाही महल के एक अतिथि कक्ष के अंदर 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठी थीं। उनमें से एक महारानी गमोरा थी जबकि दूसरी उनकी गुरु और लूना पैलेस की प्रतिष्ठित बुजुर्ग ओफेलिया थीं। ओफेलिया मिल्की वे में एक दुर्लभ इन्फिनिटी रैंकर थीं।
भले ही ओफेलिया कम से कम 1000 साल की थी, फिर भी जब वे एक साथ बैठती थीं तो वह गमोरा की बहन जैसी लगती थी। वे दोनों खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिलाओं जैसी लग रही थीं। शक्तिशाली होने का यही लाभ था। ओफेलिया न केवल अपना जीवन काल बढ़ा सकती थी, बल्कि वह अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती थी। इसके अलावा ओफेलिया उम्र बढ़ने को धीमा करने के लिए सभी प्रकार की दवाएं ले रही थी, इसलिए वह गमोरा से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। अगर वह इटर्नल रियलम में प्रवेश कर सकी तो वह अमर होने का आनंद ले सकती थी और हमेशा के लिए युवा रह सकती थी। इटर्नल रियलम सभी शक्तियों का लक्ष्य था। दुर्भाग्य से इस बाधा ने 99.9% से अधिक लोगों को रोक दिया। गैमी साम्राज्य समय से पहले इतना बड़ा राजकीय भोज क्यों आयोजित कर रहा है? इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा, है ना? ओफेलिया ने पूछा। गुरुजी, सच कहूं तो संगरिलसिनस इस बार बहुत आक्रामक हो रहे हैं, इसलिए साम्राज्य को इसे गंभीरता से लेना होगा। यदि नहीं तो पूरा मिल्की वे प्रभावित होगा, गमोरा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उसे अपनी गुरु से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 1248। गमोरा ओफेलिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मैं इसके बारे में कुछ जानने में कामयाब रही। इस बार संगरिलसिनस 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके जीन के साथ मिल रहे हैं। भले ही उनकी ताकत आसमान छू लेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने खुद को एक इंसान की तुलना में राक्षस में बदल लिया है। तो आप इसके बारे में जानती हैं। लेबिट परिवार मिल्की वे के अधिपतियों में से एक है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन क्या सोच रहे हैं। वे ऐसा करके मिल्की वे के हर इंसान के लिए तबाही ला रहे हैं। वे शायद जानते होंगे कि यदि वे मौत के कगार पर संघर्ष करते रहे तो वे मर जाएंगे। इसलिए वे इस एक चाल पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए 9 हेडेड सरपेंट क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे मरने से पहले साम्राज्य को अपने साथ नीचे गिराना चाहते हैं। भले ही संगरिलसिनस जीत सकें, क्या वे नहीं जानते कि शैतान को आमंत्रित करना उसे विदा करने से आसान है? 9 हेडेड सरपेंट क्लैन मिल्की वे को तब तक निगलते रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं बचेगा। वे मिल्की वे के पापी होंगे। इसीलिए हम संगरिल को जीतने नहीं दे सकते और हमें उन्हें हराना ही होगा। यही कारण है कि हमने सभी ताकतों को यहाँ आमंत्रित किया है। जब तक हम एकजुट रहेंगे, हमारे पास जीतने का मौका रहेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोई शक्तिशाली 9 हेडेड सरपेंट क्लैन यहाँ आ रहा है? अकेले संगरिलसिनस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 9 हेडेड सरपेंट क्लैन उनकी जीत की कुंजी हैं। साम्राज्य की खबरों के मुताबिक 9 हेडेड सरपेंट क्लैन ने निश्चित रूप से किसी को भेजा होगा। हालांकि हमें अभी भी विवरण नहीं पता है। यही कारण है कि निम्बस इसे इतनी प्राथमिकता देते हैं। गैमी, चाहे कुछ भी हो जाए, लूना पैलेस हमेशा आपका और साम्राज्य का समर्थन करेगा, ओफेलिया ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद गुरुजी। गमोरा खड़ी हुई और ओफेलिया के सामने झुक गई। ठीक है, तुम मिल्की वे साम्राज्य की महारानी हो, तुम मेरे सामने क्यों झुक रही हो? गुरुजी, आपने मुझे मेरा जीवन दिया। यदि आप नहीं होती तो मैं कहाँ होती? मैं आज चाहे जो भी हूँ, मैं हमेशा आपकी शिष्या और आपकी बेटी रहूंगी। इसलिए मुझे आपके सामने झुकना चाहिए। ओह तुम! ओफेलिया कड़वाहट से मुस्कुराए और नहीं जानती थी कि क्या कहे। वह युवावस्था में एक पुरुष द्वारा आहत हुई थी, इसलिए उसने मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अब वह 1000 साल बाद भी अकेली थी। गमोरा इस जीवन में ओफेलिया का गर्व थी। जब सैकड़ों साल पहले ओफेलिया को गमोरा मिली थी, तब वह एक बच्ची थी। ओफेलिया ने न केवल गमोरा को लूना पैलेस की एक उच्च पुजारिन बनाया, बल्कि गमोरा उसके बाद महारानी भी बन गई। कुछ दिनों बाद प्लैनेट रॉयल पर और भी अधिक शक्तियां दिखाई दीं। मिल्की वे की 80% से अधिक शक्तियां यहां एकत्रित थीं। मिल्की वे साम्राज्य में इस बार का राजकीय भोज अब तक का सबसे बड़ा था। साथ ही यह सबसे खतरनाक भी था। तब जब मिल्की वे साम्राज्य और संगरिल के बीच विभाजित था, दोनों अभी भी अपनी जड़ों से अवगत थे, भले ही वे हजारों वर्षों तक लड़े थे। साम्राज्य ने पहले कभी इस तरह के खतरे का सामना नहीं किया था। हालांकि ये समय अलग था। न केवल उनका प्रतिद्वंद्वी संगरिलसिनस था, बल्कि एक लेवल 5 की सभ्यता से 9 हेडेड सरपेंट क्लैन भी था जिससे सावधान रहना था। वह इटर्नल रियलम शक्तियों वाली एक शक्तिशाली नस्ल थी। यदि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन यूनिवर्स एनफोर्सेस से डरे नहीं होते, तो वे बहुत पहले मिल्की वे पर कब्जा कर लेते और इंसानों को अपने भोजन के रूप में पालते। भले ही यूनिवर्स एनफोर्सेस एक नन्ही लेवल 3 की सभ्यता पर ध्यान न दें, 9 हेडेड सरपेंट क्लैन ने इस पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्हें पता चल जाता तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। उनकी पूरी नस्ल ही खत्म हो सकती थी। यूनिवर्स एनफोर्सेस की प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं थी। उन्होंने अपने कार्यों से स्वयं को सिद्ध किया। विशाल ब्रह्मांड में बहुत सारी ताकतों और नस्लों ने पहले यूनिवर्स कन्वेंशन को तोड़ने में अपनी किस्मत आजमाई थी। अंत में यूनिवर्स एनफोर्सेस द्वारा उनका सफाया कर दिया गया। वह एक भयानक अस्तित्व था जो अविश्वसनीय रूप से गुप्त भी था। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वे कब और कहां दिखाई देंगे।
अध्याय 1249। जैसे जैसे समय बीता, साहिल और गिरोह ने अपनी यात्राएं समाप्त की और शाही महल वापस चले गए। राजकीय भोज 3 दिन में था। राजकुमारी के रूप में एस्ट्रिड को राजकीय भोज में भाग लेना था। महारानी गमोरा ने भी विभिन्न तैयारियां करने के लिए इन 2 दिनों के दौरान उसे बुलाया था। साहिल आखिरकार आराम कर सका। वह रोज आंगन में चाय पीता था। साथ ही वह प्लेनेट रॉयल पर पहुंचने वाली नई शक्तियों को स्कैन करने के लिए अपनी माइंड पावर को छोड़ता था। इन कुछ दिनों में प्लेनेट रॉयल पर बहुत सारी शक्तियां थीं। दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले इन्फिनिटी रैंकर्स सभी प्लेनेट रॉयल पर दिखाई दिए। बेशक वहां बहुत सारे कॉस्मो और सेलेस्टियल रैंकर्स भी थे। साहिल बहुत सारे पीक इन्फिनिटी रैंकर्स का भी पता लगा सकता था। ऐसा लग रहा था कि साम्राज्य संगरिल सिनर्स के लिए कुछ करने जा रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद थी। संगरिल सिनर्स ने अभी साम्राज्य में घुसपैठ करना शुरू ही किया था, इसलिए साम्राज्य को इस संकट को और बिगड़ने से पहले खत्म करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। यदि वे इसे खींचते हैं तो एक बार संगरिल सिनर्स द्वारा बहुत सी ताकतों में घुसपैठ करने के बाद यह मुश्किल होगा। वहां फिर से विभाजन भी हो सकता है। बेशक साम्राज्य ऐसा नहीं देखना चाहता था। साहिल की ईमानदार राय में, यदि साम्राज्य और संगरिल पहले दोनों इंसानों से मिलकर बने थे और यदि उनका युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था और अनगिनत हताहतों का कारण नहीं बना था, तो वह इसके बारे में परवाह नहीं करता। हालांकि संगरिल के उन लोगों ने इंसानों के रूप में अपनी पहचान छोड़ दी और जीतने के लिए राक्षस बन गए। साहिल इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। यह अच्छा नहीं होगा यदि मिल्की वे में इंसानों पर राक्षसों के झुंड का प्रभुत्व हो। इसके अलावा 9 हेडेड सरपेंट क्लैन इंसानों को खाते थे। चूंकि संगरिल को उनकी शक्ति प्रदान की गई थी, इसलिए उन्होंने 9 हेडेड सरपेंट क्लैन को भोजन के रूप में इंसान प्रदान करने का वादा किया होगा। साहिल इसे सहन नहीं कर सका। आखिरकार वह भी इंसान था। वह अपने साथी इंसानों को दूसरी नस्लों का भोजन बनते हुए कैसे देख सकता था। क्षमा करें, लेकिन साहिल ऐसा नहीं कर सका। इसलिए भले ही वह लगभग निम्बस से लड़ ही पड़ा था, लेकिन अगर साम्राज्य खतरे में होता और वह उसकी शक्ति के भीतर होता तो वह कार्रवाई करने में संकोच नहीं करता। हालांकि वह वही करेगा जो उसकी शक्ति के भीतर होगा। यदि 9 हेडेड सरपेंट क्लैन ने इटर्नल रियलम में किसी को भेजा तो साहिल छिप जाएगा और जितनी जल्दी हो सके भाग जाएगा। जब वह इंसानों का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा तो वह इन विदेशी नस्लों को खत्म कर देगा। राजकीय भोज तक 1 दिन बाकी। साहिल आंगन में बैठा था। जब वह अपनी चाय का एक घूंट लेने ही वाला था तो वह अचानक रुक गया। उसकी चाय का प्याला उसके होठों के पास रुक गया, लेकिन उसने उसे पिया नहीं। कुछ सेकंड बाद साहिल होश में आया और कप नीचे रखने से पहले एक घूंट लिया। साहिल, क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? मिया ने साहिल को रुकते हुए देखा और पूछा। नहीं, मुझे बस कुछ दिलचस्प याद आ गया, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने शाही महल में कुछ असामान्य महसूस करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया। पूरा मिल्की वे कह रहा था कि सम्राट निम्बस मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और वह आंशिक इटर्नल रियलम में अकेला था। हालांकि अभी साहिल ने पाया कि सम्राट निम्बस के अलावा शाही महल के अंदर आंशिक इटर्नल रियलम में एक और व्यक्ति था। दिलचस्प, कितना दिलचस्प। एक ऐसे साम्राज्य से उम्मीद के मुताबिक जिसने इतने सालों तक मिल्की वे पर शासन किया था। ये रहस्य रखने में बहुत माहिर था। वास्तव में कोई अन्य शक्ति इसके इतिहास का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आंशिक इटर्नल रियलम में 2 लोग थे। यदि साहिल को उनसे लड़ना पड़ा तो वह नुकसान में हो सकता है। हालांकि साहिल उनसे पहले कभी नहीं लड़ा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसकी सीमा कहाँ है। उसे अपनी ताकत की स्पष्ट समझ नहीं थी। उसके पास 3 शीर्ष युद्ध कौशल थे और वे सभी पूर्णता के लिए प्रशिक्षित थे। इसके अलावा उसके पास एक ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड थी जो ब्रह्मांड की सभी बुराइयों को काट सकती थी। साहिल, जो अब आंशिक इटर्नल रियलम में था, बुरी तरह से अपने ही स्तर के किसी प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना चाहता था ताकि वह बेरोकटोक और बेफिक्र होकर उनसे द्वंद्व कर सके। हालांकि उन्हें यह मौका कभी नहीं मिला। वह हमेशा अपने विरोधियों को सेकंडों में हरा सकता था, इसलिए इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। यह क्या है? मिया ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 1250। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार राजकीय भोज उबाऊ नहीं होगा। वहां ड्रामा शुरू होना चाहिए। ड्रामा? मिया दंग रह गई। साहिल अभी भी राजकीय भोज के दौरान ड्रामा होते हुए देखना चाहता है। उसने महामहिम को नाराज कर दिया। क्या उसे राजकीय भोज के दौरान प्लेनेट रॉयल से यथासंभव दूर नहीं भाग जाना चाहिए, जबकि महामहिम के पास राजकीय भोज के दौरान हमारे बारे में सोचने का समय नहीं है? यदि नहीं, तो महामहिम राजकीय भोज के बाद खाली समय मिलने पर निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे। आखिरकार साहिल ने महामहिम को डांटा था। मिल्की वे में किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। साहिल पहला व्यक्ति है जो महामहिम का अपमान करने के बाद इतने लंबे समय तक सफलतापूर्वक जीवित रह सका। यदि राजकुमारी एस्ट्रिड समय पर नहीं आती तो मिया को संदेह था कि वह पहले ही मर चुकी होती।
मियाँ भी इतनी डरी हुई थी कि उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। हालांकि साहिल अभी भी उदासीन था और बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसे मामले की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। मियाँ साहिल को समझ नहीं पाए। क्या वह मूर्ख है? फिर भी वह सब कुछ जानता और समझता है। क्या वह समझदार है? हालांकि वह कुछ चीज़ों पर बहुत अड़ियल है और दूसरे दृष्टिकोण से सोचने से इनकार करता है। साहिल हार मान सकता था और स्थिति से निपटने के लिए सम्राट को संक्षेप में अपना अनुभव सुना सकता था। साथ ही वह सम्राट का प्रिय पात्र भी बन सकता था। हालांकि उसने सम्राट के विरुद्ध जाने और उसे पागल बनाने पर जोर दिया। क्या वह मुसीबत मोल नहीं ले रहा था? साहिल, मेरे पास एक सुझाव है, मियाँ ने अचानक कहा। वह क्या है? मुझे लगता है कि हमें कल राजकीय भोज में नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय हमें भोज के दौरान प्लैनेट रॉयल छोड़ देना चाहिए जब महामहिम के पास हमारी देखभाल करने का समय नहीं हो। यदि नहीं तो हम राजकीय भोज के बाद नहीं जा पाएंगे। मियाँ की बात सुनकर साहिल हंसी और आंसुओं के बीच था। वह मियाँ को कैसे समझाए कि वह निम्बस से डरा नहीं था। इसके विपरीत वह निम्बस के साथ द्वंद्व करना चाहता था ताकि वह देख सके कि उसकी सीमा कहाँ है। मियाँ उस पर विश्वास नहीं करेगी। उसकी तो बात ही छोड़िए, एक भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार सम्राट की प्रतिष्ठा हर किसी के दिल में बसी हुई थी। हर किसी के दिल में सम्राट निम्बस मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसे कोई नहीं हरा सकता था। मियाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? साहिल ने पूछा। तुम क्या कह रहे हो? तुम मूर्ख कैसे हो? यदि तुम मूर्ख हो तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। मियाँ ये दिखाने के लिए चिल्लाई कि वह कितनी सकारात्मक थी। हालांकि वह अंदर ही अंदर खुद से बुदबुदा रही थी। तुम मूर्ख नहीं हो, लेकिन तुम जिद्दी हो। तुम कभी कभी दूसरे दृष्टिकोण से सोचने से इनकार करते हो। इसके अलावा तुम्हारे साथ और कुछ गलत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हें मेरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि मेरे द्वारा किए जाने वाले हर काम के पीछे मेरे कारण और विचार होते हैं। शायद तुम अभी नहीं समझोगी, लेकिन मेरा मानना है कि तुम जल्द ही समझ जाओगी। साहिल ने ईमानदारी से कहा। मियाँ ने साहिल की ओर देखा। उसने महसूस किया कि वह गंभीर दिख रहा था और बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, शायद मैं सिर्फ ज्यादा सोच रही हूँ। भले ही वह अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि सम्राट, जो मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, को नाराज करने से साहिल को क्या फायदा हो सकता है। चूंकि साहिल ने ये कहा है, इसका मतलब है कि वह कुछ न कुछ जानता होगा। इसलिए उसे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत थी। चूंकि आपने इस बारे में सोच लिया है, इसलिए मैं अब आपके बारे में चिंता नहीं करूंगी। आप भविष्य में चाहे जो भी करें, मैं बिना शर्त आपका समर्थन करूंगी और मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, मियाँ ने उत्तर दिया। ये हुई ना बात। साहिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।